ठीक है, शुरू कर लें सत्र को। बढ़िया। तो अब पिछले सत्र के संदर्भ में कौन बता सकते हैं हमको? मैं तो अब वहीं से शुरू करूंगा। मैंने तो पहले ही इस बात को तय कर लिया था कि पिछले सत्र के सेशन से किन बातों को हमारा ठीक से किन बातों पर ध्यान गया, जिसको हम अपनी स्मृति में बना करके कम से कम अभी तक रख पाए हैं, ठीक, उस पर हम सुनना चाहते, फिर हम आगे उस पर चलना चाहते। भैया, जो पिछले सत्रों में शुरू में बात हुई कि जो हमारा जो अभ्यास है, तो हमारी जो स्मृति है उसके प्रति सजग हुआ जाए कि स्मृति में जो मूलभूत वास्तविकताओं है उसके प्रति सजग होना है। और जो उसको जब जीने में जाते हैं तो ये एक विचार का भी सपोर्ट मिले। विचार अभ्यास मतलब विचार में समाधान के अलग अलग तरीके, उस आधार पर जो मूलभूत वास्तविकता है उसके ऊपर उससे बना हुआ भाव के आधार पर वो जो विचार है वो विचार में अलग अलग समाधान मिले। और जब हमारे अलग अलग पास्ट में जो भी घटनाएं बनी, जो भी हुआ या दूसरों के साथ हुआ, वो शायद वो लगभग कॉमन ही रहता है। तो उसके ऊपर सोचकर बैठकर सोचकर आने से पहले, जब आग लगे तब वो कुआं खोद उसने से पहले आने से पहले उसके ऊपर सॉल्यूशन बेस्ड ऑन दिस एग्जिस्टेंशियल रियलिटी, उसके ऊपर जो अलग अलग विचार में समाधान लाया जाए। और जब व्यवहार करने जाते हैं तब वो चारों जो अभी बताया कि भाई जो अस्तित्व सहज मूलभूत वास्तविकता है वो हमारे उसके ऊपर हमारा ध्यान बना रहे, ऑब्जर्वेशन बना रहे और उसके अनुरूप हमारा भाव बना रहे, तभी वो भाव को एक निरंतरता या निश्चितता मिलेगी। वरना हम दूसरे से हम भाव की अपेक्षा रखेंगे तो वो उसकी निरंतरता नहीं बनेगी। और जब सुबह के सत्र में बताया कि जब हमारा जो कुछ भी भाव हिल बिला जाता है तो उसमें पहला जो मेरा ध्यान हट गया है वो ध्यान में आए। सामने वाले की या फिर जो भी परिस्थिति है, सामने वाला का भी दोष है, मेरा भी दोष जो भी है, लेकिन मेरा जो ध्यान हट गया है, एक्जिस्टेंशियल जो अस्तित्व सहज वास्तविकता है, जो भाव है उससे मेरा ध्यान हट गया है, वो ध्यान में आए तभी मैं उसके लिए प्रयास करूँगा। वरना प्रयास की जगह नहीं रहेगी। सामने वाले के वजह से हुआ है या फिर परिस्थिति के वजह से हुआ है, वो ध्यान में आएगा तो हम उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाते। मेरे लिए कुछ स्कोप बचता नहीं है। तो मेरे लिए स्कोप बचता है जब मैं सोचूं कि मेरा ध्यान अस्तित्व सहज वास्तविकता है उससे हट गया है, मेरा भाव हड़बड़ा गया है, और तब मैं मेरे खुद के ऊपर काम करूंगा। तो ये जो 4 अभ्यास की बात की, और आपने जो समृद्धि के लिए या उत्पादन वो भी 2-3 अभ्यास की बात की, तो इतना ध्यान। बढ़िया। नमस्ते। तो मेरा ध्यान पहला आत्मीयता पूर्वक सुनना और सुनाना और सब खाली करके आके बैठना, वो सटीकता से कल जो आपने बताया वो मेरा ध्यान गया। फिर वो चिदानंद वाला, तब तक ऐसा था कि अनुभव में कब पहुंचेंगे और व्यवहार कब करेंगे। तो चिदानंद वाला जो आपने कल शेयर किया था उससे वो टॉर्च वाला एग्जाम्पल अच्छा लगा मेरे को कि भाई 5 फुट जाना है तो टॉर्च जैसे जैसे आगे चलती है ऐसा चलने का। तो ये 2 चीज़ों पे सटीकता से मेरा ध्यान गया। और तीसरा अध्ययन बहुत हो गया, अभ्यास का पहला स्टेप नहीं रखेंगे। और पहला स्टेप मैं तो दरवाजे के बाहर नहीं यहीं से देखता हूँ, कोई बोलता है, क्रॉस टॉक करता है, आसपास बात चलता है, तो मेरा ध्यान कहाँ जाता है? यहाँ विरोध का भाव आता है या ये स्मृति वाला दिखता है? क्योंकि 3-4 लोग ग्रुप है, थोड़ा थोड़ा टॉक करते हैं तो मेरा डिस्ट्रक्शन होता है। तो वहाँ पे मैं अभी ध्यान कर रहा हूँ। धन्यवाद। एक बात, यहाँ अभ्यास करना सबसे आसान है। यहाँ से शुरू करेंगे तो बाहर भी कर पाएंगे, ठीक है। वो बेबी स्टेप जो पहला उठना होता है ना, वो उठना जरूरी है, जरूरी है। भाभी कुछ कह रहे हैं, माइक बढ़ा दीजिए। मेरा ध्यान गया पहले तो कृतज्ञता के लिए जो अभ्यास बताए कि दिन में कुछ टाइम बैठ के दूसरे जो हमारे लाइफ में सहयोग किए उस पर हमको थोड़ा देर अभ्यास करेंगे तो कृतज्ञता का भाव एक थोड़ा डेवलप होगा। और दूसरा
कि अस्तित्व सहज वास्तविकताओं की जो स्वीकृति या सजगता, उसके प्रति हमारा ध्यान निरंतरता में जब भी सजगता हो उसके तरफ ध्यान दें, ये करने का अभ्यास करने का पाठ। दूसरा कि भाव में उसका जो आधार हो, जब भी कहीं हम भाव आए तो उसका आधार क्या है ये देखें कि दूसरे से जो भाव पाके हम या उसके विचार से जो सुखी दुखी हो रहे हैं वो भाव का आधार है, या अस्तित्व की जो वास्तविकताएं हैं जैसे कि दूसरा सही समझना, जीना और सुखी होना करना चाहता है, या अखंडता में संपृक्त हैं, या हमारे भाव अभी सहज हैं असहज हैं, या विश्वास सम्मान, ये सब भाव हमारे अंदर स्थापित हो रहा है कि नहीं, वहाँ हमारा भाव को केंद्र में लाएं। और इस भाव को केंद्र में लाकर अगर जहाँ गड़बड़ हो रही है उसके ऊपर काम करें कि जो वैचारिक अभ्यास है तो उसके ऊपर हमको काम करने की बहुत, जो मैं मिस कर रही थी, बहुत टाइम से ढूंढ रही थी कैसे करूं, वो जो आप आज बताएंगे वो एक ध्यान गया। और इसके अनुसार ही व्यवहार करना है कि संवाद के लिए हम लोग करने जाते हैं बहुत टाइम कि संवाद तो करें, मगर ये पीछे के 3 हमारे क्लियर नहीं है, इसलिए हर टाइम हमारा एक्सीडेंट होता है, ये एक लगा। और एक ये लगा जो गांठें की बात आपने की कि हम जो कुछ गलत कर रहे हैं हमें समझ में तो आ रहा है तो भी उससे थोड़ा थोड़ा सुख मिल रहा है तो हम चाह रहे हैं कर ही लो, मगर ये बात अच्छा समझ में आया कि गांठें और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो उसको तो वहीं स्टॉप कर देना अच्छा है, क्योंकि हम इतनी पुरानी गांठों को खोलने में इतना दम लग रहा है तो उसको तो हम वहीं हमको रोक देना चाहिए। ये मेरे को भी बहुत अच्छे से ध्यान में गया। और जो सही है उसमें सुख जो मिल रहा है उसको देखें, सही सुख में हो जाए, वो बढ़े, उसकी आवश्यकता पर उसको ध्यान गया। बढ़िया। जो भी गलत को छोड़ना हम चाहते हैं ना, उसमें दोष दर्शन और दुख दर्शन कम से कम एक तो हो ही जाए, दोनों हो जाए तो आपको कोई धकेल के भी उधर नहीं भेज सकता, लेकिन कम से कम एक हो जाए, या तो दुख दर्शन दिखने लगे या दोष दर्शन दिखने लगे तो पैर खींचना उधर से शुरू हो जाएगा, हटना शुरू हो जाएगा। हेलो जी नमस्कार सभी को। मैं नवनीत दीक्षित। वैसे तो सारी बातें अंदर गई, लेकिन मुझे जो विचार में अध्ययन की वस्तु का स्थापित हो जाना वो ज़्यादा कनेक्ट किया, और मेरी समस्या भी यही थी, है अभी भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और किस तरह से जो कठिन मुद्दे हैं उन पे पहले से विचार अगर हो तो किस तरह संवाद किया जा सकता है, ये मेरे जहन में बहुत अच्छे से बैठा। बाकी भाव और ये सारी चीज़ें भी, बट मेरा जो मूल समस्या है, और आप बाद में रिस्पॉन्ड कर दीजिए इस पर, मेरी जो मूल समस्या है वो ये है कि जिन लोगों से मेरा वैचारिक विरोध है, या जिनको मैं समझता हूँ कि वो अभिनय करते हैं किसी चीज़ के होने का, जब भी उनकी बात चलती है तो मैं अभी भी विरोध में आ जाता हूँ, और मेरे विचार में उनका विरोध बना ही रहता है। तो हालांकि मुझे इसका सॉल्यूशन मिला है, फिर भी चाहूँगा आप एक बार इस पे। धन्यवाद। जरूर करता हूँ रिस्पॉन्स। नमस्ते। शुरू हुआ था परसों ध्यान अभ्यास, जो प्रकृति में नियति विधि थे सब गति हो ही रही है, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति चल ही रहा है, तो फिर ये अभ्यास की और अध्ययन की क्या ज़रूरत। तो वहाँ से पता चला कि यह अध्ययन और अभ्यास ये हमको गति देता है, सटीकता देता है और हमको स्पीड देता है, तो इसीलिए उसको करना ज़रूरी है। और जब ये करते हैं तो उसको कृतज्ञता भाव और सहयोग की जो बात की गई, तो हम जब मानव को देख के जनरली हमारा ध्यान जाता है कि क्या कमियां है, क्या पीड़ाएं दी, उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। जब लिस्ट बनाते हैं तो पता चलता है कि सहयोग देना बहुत ज़्यादा है, पीड़ा देना वाला हिस्सा तो बहुत कम है, लेकिन हमारा ध्यान वहीं पर ही चला जाता है। तो ये जो हमारा सजगता बना रहे तो हम ध्यान वहीं पर ले जाते हैं। हम इतना ही सहयोग कर पाते हैं जितना हमारी यात्रा हुई है उससे, और ये जो प्रयासपूर्वक करने की बात है यही अध्ययन है, क्योंकि उसमें थोड़ा पीड़ा होगा, बल होगा, लेकिन वो बार बार करेंगे तो एक हमारी हैबिट में बन जाएगा, ऐसा लग रहा है। ये जो करने का मूल इच्छा है वो सुखपूर्वक जीने की है। तो व्यवहार के मूल में देखा जाए तो विचार है, विचार के मूल में देखा जाए तो भाव है, और भाव के मूल में जो मेरी स्वीकृतियाँ हैं, मेरे संस्कार हैं, मेरी मान्यताएं हैं, तो वो मेरी स्मृति में हमेशा रहे कि हौसपूर्वक मैं जीऊँ और सतर्कता के साथ कैसे जीऊँ।
वो कैसे आ जाए। तो आज जो आपने भैया बात की उसमें मूल रूप से जो देखा जाए तो हम आदमी को जब देखते हैं तो जो बाहरी दिखाव है उसका रूप, बल, धन, पद, उसके आधार पर उसको आंकते हैं। लेकिन जब हम वास्तविकता, उच्चार स्तर का जो अभ्यास की बात की, उसमें जो सबसे पहली बात है वास्तविकताओं को समझकर वो सटीकता के साथ कैसे अपने आप में बिठाना है। तो अस्तित्वगत जो वास्तविकताएं हैं उसमें जो 4-5 चीज़ें हैं कि हर मानव सही समझता है, हर मानव सही जीना चाहता है, हर मानव में सुख की चाहत है और दूसरों को सुखी करना चाहता है, और हम सब एक ही व्यापक में भिगे डूबे गिरे हैं, संतृप्त है, इसीलिए उसके साथ संबंध है ही, उस संबंध को पहचानना है, तो फिर उसमें कमियां नहीं दिखेंगी। तो ये अगर मेरा आधार बन जाए तो फिर मेरा दूसरा अभ्यास है भाव का अभ्यास, कि मेरे अंदर भाव कहाँ चल रहे हैं। अगर भाव में कुछ गड़बड़ी है तो फिर से वो आधार को चेक करना है कि आधार में कोई गड़बड़ी या कहाँ ध्यान विचलित हो रहा है। उसके बाद विचार का अभ्यास है, और विचारों को सटीकता से सकारात्मक रूप में कैसे उसमें मैं काम कर पाऊँ कि उसमें मेरा तर्क है वो कैसे संतुष्ट हो जाए, उसमें बार बार मेरा ध्यान बना रहे। फिर धीरे धीरे करके मैं व्यवहार के रूप में अपना अभ्यास में प्रैक्टिस में जाऊंगा। थैंक यू। मैं क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे ये आप भैया ने बहुत अच्छा कहा कि पर कमी नहीं दिखेंगी ऐसा तो नहीं होगा, पर हम कमी झेल पाएंगे शायद, या सहयोग करने की कोशिश करेंगे सामने वाले को, है ना भैया। अभ्यास में जब हम बार बार बात कह रहे हैं ना, तो ये भी समझ लेना ज़रूरी है कि जो सही है उसको विकसित करने का हम अभ्यास कर रहे हैं। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि जो गुण हमारे में अभी नहीं है और मैं लाना चाहता हूँ उसका हम अभ्यास कर रहे हैं। कमी देखने के तो हम अभ्यस्त ही हैं। हम 200 बार मना करने में कहेंगे ना कि कमी मत देखिए, मत देखिए, मत देखिए, तो भी आपको दिखाई देगा। तो इसलिए मैं उसके अभ्यास की तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ कि अभ्यास करके कमी देखें, ये मैं कैसे कहूँ। ठीक है, उसमें तो हम पहले से अभ्यस्त हैं, इतने अधिक अभ्यस्त कि मना करने के बावजूद भी नहीं रुक सकते। ठीक है, तो ये तो ठीक है कि वो दिखाई देगा। अभी हम बात करेंगे उस पर कि हम उससे आंख मूंदने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम उसका समाधान ढूंढने की बात कर रहे हैं, भाव को ठीक बनाए रखते हुए भैया। क्योंकि भाव एक बार खराब हो जाता है ना, ठीक है, फिर हम समाधान के नाम पर जो करते हैं ना, ठीक है, वो कुछ और ही होता है, कुछ और ही होता है। सही बात है। मानव सही ही एक सेकंड की बस, हाँ सॉरी, आप कंटिन्यू कर लीजिए। नहीं आप करिए, सॉरी नहीं आप कंटिन्यू करें प्लीज़। ये जो भैया सतर्कता का जो स्तर है कि मानव सही ही जानना चाहता है, समझना चाहता है, समझाना चाहता है, अपना और मेरा शुभ चाहता है, इसका एक्सटेंशन एक छोटा सा ये है कि अगर कोई आपके साथ दुर्व्यवहार भी करता है ना, तो हमें उसका कृतज्ञ होना चाहिए कि वो हमको अवसर दे रहा है अपने आप को जांचने का कि हमारी सजगता सही स्थान पर है या नहीं है। तो उस जगह पर आ रही है बात, उस जगह पर जाने की संभावना बन रही है। बाकी बातें तो कही जा चुकी है ना। अभी विचार में समाधान से हम उसको और सपोर्ट करेंगे। हम ये बात बिल्कुल नहीं कह रहे, हमारी स्लाइड में भी वो लिखा मिलेगा कि स्नेह का मतलब दूसरे की गलतियों से आंख मूंद लेना नहीं, ठीक है, उसको देख के भी नकार देना नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो भी जागृति की यात्रा में कैसे आगे बढ़ सके, उसके लिए एक कंपैशनेट हाथ हमारा बढ़ा पाना, ठीक है, ये वो जगह है, ठीक है। तो दिखाई तो देता है किसी का, लेकिन ये शुभ वाला भाग, अच्छा वाला भाग भी अगर साथ में दिखता रहेगा ना, तो वो कंपैशनेट हाथ हम बढ़ा पाएंगे। ये भाग अगर हट जाए और फिर दिखता रहे कमी, फिर कुछ ज़्यादा हम कर नहीं पाते। भैया 2 दिन में ये कल मुझे बहुत बढ़िया क्लिक हुआ कि अच्छा लगना और सही लगना जब दोनों हो जाएगा एक साथ, तभी निरंतरता बनेगी। अभी तक क्या होता था कि अच्छा लगना शुरू कर देते थे फिर थक जाते थे, या फिर सही लगने पे जोर पूर्वक करते थे वो कोई कार्य तो भी थक जाते थे। लेकिन ये जो आपने कल बढ़िया बताया कि ये दोनों जब हो जाएगा, और वो स्वातंत्र सेनानी का और जो सिगरेट पीने वाले का एग्जाम्पल दिया, तो उससे एकदम क्लियर हो गया। और दूसरी बात ये पकड़ में आई कि कोई भी प्रवृत्ति को छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ने की साइकोलॉजी बहुत ख़राब है।
जैसा छोड़ने की बात करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि आप मेरा सुख छीन रहे हो और मैं आपसे भाग जाता हूँ। फिर मेरा तो अभी तक ऐसा ही हुआ कि जहाँ पे भी मेरे को ऐसा लगा कि ये मेरा सुख जा रहा है, वहाँ से मैं भाग जाता हूँ। तो बहुत बढ़िया लगा कि पूरा होश पूर्वक अपने को देखना है उसको, और ज्ञान में, समाधान में, भाव में बड़ा सुख है, सुविधा से ज़्यादा सुख है। उसको होश पूर्वक देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो छूटेगा। बढ़िया बढ़िया, उनका सुन लेते हैं और इस आखिरी के बाद हम इसको रोक लेंगे, फिर अगले सत्र में करेंगे। और अगले सत्र में वो लोग शुरू करें जिन्होंने इस सत्र में नहीं बोला है। भैया जिज्ञासा है, जब भी अपन लोग तटस्थता से देखने हैं तो मुझे लगता है सेंटर में भाव है तभी तटस्थता बनेगी, ऐसा, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं पहले सजगता होगी तब भाव होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि बिना भाव के सजगता कैसे आ सकती है? मैं उसको थोड़ा समझना चाहता हूँ। बात करता हूँ उसके पहले दीदी आप एक क्वेश्चन पूछ रही थी जिसको मैंने कहा था कि इस सत्र में हम शुरू करेंगे। आप वो प्रश्न रिपीट कर दीजिए तो फिर हम शुरू करते। माइक दे दीजिए। अभी फर्स्ट मॉर्निंग सेशन में हमने बात करी थी कि हमको एक नेट क्रिएट करना है कि मतलब हमारे भाव अगर गिर भी रहे हैं तो बस हमको इतना ही नीचे गिरना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये कि वो नेट कैसे बनाए, मतलब कैसे क्रिएट करें कि हाँ इतना ही गिरना है। सेकंड क्वेश्चन ये कि सिचुएशंस हर बार डिफरेंट होती है, लोग हर बार डिफरेंट होते हैं जिनसे हमारे भाव बिगड़ते हैं, जिनके लिए हमारे भाव बिगड़ते हैं। तो डिफरेंट सिचुएशंस में फिर कैसे तय करेंगे कि हाँ दिस इज द लेवल, अब इससे नीचे और नहीं गिरना है। देखिए ये जो बात है ना कि हमको न्यूनतम किस जगह पर जाना है उसको देखेंगे तो उसका मतलब ये है कि हमारा भाव हमेशा ठीक रहना जरूरी है, क्योंकि भाव एक क्षण के लिए भी मेरा खराब होता है तो मेरे अपने दुख का, मेरी अपनी पीड़ा का, मेरी अपनी समस्या का कारण बनता है। ठीक है, तो न्यूनतम जगह अगर देखेंगे क्या है तो भाव ठीक बना रह जाए। ठीक है, उसके आगे है कि दूसरे का कुछ सहयोग कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो दया की परिभाषा में आपको लिखा मिलेगा दूसरा जागृति के जिस स्तर पे है ना, कम से कम उसको वहां बने रहने देना, ये दया है। ठीक है, आपकी जो भी अभी स्वभाव रूप में स्थिति बनी हुई है मेरे कारण कम से कम वो बनी रहे। ठीक है, उससे जो हम खराब की तरफ आपको खींच करके ले आते हैं आपके साथ दुर्व्यवहार करके, ये दया से नीचे की जगह आ गई। ठीक है, तो न्यूनतम जगह तो ये है कि भाव ठीक रहे। कैसे बनाएं उसको, उसी के लिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि मनुष्य में कुछ मूलभूत निश्चित वास्तविकताएं हैं जो सही के पक्ष में ही है, जिस पर हमारा ध्यान बना रहे तो भाव स्वाभाविक रूप से ठीक रहता है। तो उस खराब से खराब व्यवहार करते हुए आदमी में भी, उस खराब से खराब आचरण करते हुए आदमी में भी, उस खराब से खराब की योजना बनाते हुए आदमी में भी उस मूलभूत सच्चाई पर हमारा ध्यान बना रहे कि वो मूलतः तो सही को समझना चाहता है, सही को जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, मेरा शुभ चाहता है। ये ध्यान का बने रहना ही हमको उस नेट का आधार देता है, आधार देता है। और इसका मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूं कि जो उसकी गलतियां हैं उससे आंख मूंद लिया जाए। ठीक है, लेकिन ये आधार अगर हम सच्चाई वाला भी उसका साथ में देख रहे हैं, उसको मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्ति के रूप में पहचान रहे हैं, तो वो हमारे भाव को एक निश्चित आधार दिए रहता है। उस आधार के साथ हम इन समस्याओं में समाधान कैसे निकालेंगे, इस दिशा में हमारा विचार चलता है, न कि उसकी शिकायत और रोने को लेकर के हमारा विचार चलता है। तो उपाय निकालने पर हम सारी बात करेंगे कि क्या उपाय हम निकाल सकते हैं अगले के साथ, लेकिन भाव के न्यूनतम स्तर की जगह तो यही है कि हमारा भाव सही के पक्ष में बना रहे, और दूसरे को हम कोई सहयोग नहीं कर सकते तो कोई समस्या भी नहीं खड़ी करें कि नहीं।
हमारे दुर्व्यवहार के कारण, हमारे विरोध के कारण, हमारे अपमान के कारण, हमारे घृणा के भाव के कारण अगले का भाव बिगड़ जाता है। तो जो स्वाभाविक रूप में वो जी रहा था, हमने उसको आवेशित गति में जाने अनजाने ला दिया कि नहीं? ठीक है, तो और बात करेंगे इस पर। तो भैया अभी आप बताएंगे वैसे तो कि कुछ उपाय क्या होंगे, क्योंकि जनरली होता है ऐसे ही, और अभी आपने बहुत ही बारीकी से दया को डिफ़ाइन किया है ना, एक अलग तरीके से डिफ़ाइन किया। तो दया ये है कि जो जहाँ हैं वो वहाँ बना रहे, चाहे अभी आपको लग रहा है कि उसकी स्थिति ठीक नहीं है और उससे उसका आगे नुकसान भी अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा, लेकिन स्टिल हम अपने भाव को ठीक बनाए रखते हुए उसका भी जो स्थिति है उसको अगर ज़्यादा इम्प्रूव करने का पॉसिबिलिटी नहीं है तो बना रहें। जनरली हम वहाँ पर एकदम से ये सोचते हैं कि और स्थिति बिगड़ेगा और उस वजह से हम इंटरफेरेंस करते हैं, तो वो भी दया के अंदर शामिल नहीं होता। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं, या फिर वहाँ पर कुछ इस तरह के उपाय हैं जिसमें कई बार कठोरतापूर्ण व्यवहार भी जो होता है वो भी उपाय की तरह ही होता है, उससे उसका ध्यान चला जाता है। अगर हम कठोरता नहीं कर रहे हैं तो ध्यान नहीं जाता है, तो क्या वो कठोरता भी उपाय में आती है अगर हमारा भाव नहीं बिगड़े तो? देखिए, जो मुझे अभी सारा मिला के समझ में आता ना, मैं उसको 1-2 लाइन में ही रिस्पॉन्ड करूँगा, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। ये 2 एस्पेक्ट है, एक शिक्षा का, एक व्यवस्था का। आज की सारे परिवेश और परिस्थिति को देख करके हमको ये समझ में आता है कि शिक्षा में तो दंड के प्रावधानों की जरूरत नहीं है। ठीक है, दंड के प्रावधानों की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो स्नेह और प्रेम ही पर्याप्त है। ठीक, स्नेह, प्रेम, मैत्री, सहयोग पर्याप्त है। ठीक है, अगर नहीं भी पर्याप्त पड़ रहा है आज के दिन, तो हमको उसी को डेवलप करने पर सोचना चाहिए कि कैसे वो पर्याप्त पड़ जाए। क्योंकि अगर शिक्षा में ही हम दंड विधान को ला दिए तो इसका मतलब हमने मान ही लिया कि ठीक हो ही नहीं सकता है, हमने मान ही लिया कि इसको डंडे के बल से ही चलाना पड़ेगा। तो अगर शिक्षा में ही हम ये काम कर रहे हैं तो व्यवस्था को तो ये काम मजबूरन करना ही पड़ेगा। हम यही नहीं उसको ठीक समझने, ठीक जीने का काम करके दे रहे हैं, तो आगे व्यवस्था को तो डंडा चलाना ही पड़ेगा जी। तो मुझे लगता है पहली जगह मैं ये देखता हूँ कि शिक्षा तो कम से कम फ्री हो सके, स्नेह और प्रेम के आधार पर वो बदलाव हो सके, और वो सहज है, लगता है कि फिजिबल है। जितना भी लोगों ने प्रयोग किया है, जितना भी हम सब अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, उससे लगता है कि फिजिबल है। ये जो व्यवस्था वाली जगह है ना, इस पे अभी लगता, मतलब मुझे जो लगता है उसके तो ये लगता है कि किसी एक जगह पर अगर अपराध बने हुए हैं अमानवीय, वो भी हायर से हायर कैटेगरी के, ठीक, तो उसको तात्कालिक रूप से स्तंभित करने के लिए, रोकने के लिए कहीं ना कहीं दंड प्रावधानों की बाध्यता समझ में आती है। ठीक है, बाध्यता समझ में आती है। हम आगे उससे मुक्त हो सकें उसके लिए काम करने की जरूरत समझ में आती है, पर पहले शिक्षा में वो मुक्त होना जरूरी है, फिर व्यवस्था में उसकी बात हो सकती है। ठीक, और मैं मानता हूँ कि अगर शिक्षा ठीक से काम कर दे ना, अभी लोग बहुत बार इस पर बहस करते हैं कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक, कुछ लोग कहते होनी चाहिए, कुछ लोग कहते नहीं होनी चाहिए, आर्गुमेंट चलता रहता है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि शिक्षा में अगर हम ठीक से काम कर दें ना, तो उस कैटेगरी के अपराधी नहीं होंगे जिसके लिए फांसी की सज़ा देने पड़े। तो आप अगर अपने संविधान में लिखे हुए भी हैं कि इस अपराध के लिए फांसी की सज़ा मिलनी है, और वो अपराधी कोई नहीं कर रहा हो, तो वो होना सज़ा और नहीं होने का क्या मतलब है? क्या मतलब? और इस आर्गुमेंट को मैं देखता हूं तो मुझे ये भी समझ में आता है कि अगर जघन्य अपराध बचे हुए हैं तो कैसे फांसी की सजा को रोक देंगे? कैसे रोकेंगे? अगर जघन्य से जघन्यतम अपराध बना हुआ है, बचा हुआ है आदमी में, तो कैसे सजा को रोकिएगा जी? कैसे रोकिएगा? तो मुझे तो ये लगता है कि शिक्षा इससे फ्री होने की जरूरत है, कठोरता से शिक्षा के फ्री होने की जरूरत है। व्यवस्था में जितनी जगहों पर लगता है
उसको एक बाध्यता के रूप में देखा जाए और धीरे धीरे उससे फ्री होने के लिए काम किया जाए। तो वो अनिवार्यता नहीं है व्यवस्था की, बाध्यता है। लेकिन भैया शिक्षा में भी एक मिनिमम व्यवस्था की ज़रूरत तो है कि बच्चा कितनी बजे उठेगा, कितनी बजे कॉलेज जाएगा, अटेंडेंस का कुछ सिस्टम होगा, ये तो व्यवस्था का पार्ट होगा। शिक्षा का इसको स्नेह और मैत्री से सुनिश्चित किया जा सकता है कि नहीं, मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ, यही सवाल मैं पूछ रहा हूँ। ये जो व्यवस्था, हम ये थोड़ी कह रहे कि व्यवस्था नहीं हो। देखिए, व्यवस्था दंड से नहीं चलती है, मूलतः तो व्यवस्था स्नेह, प्रेम और मैत्री से चलती है। व्यवस्था एक दूसरे के प्रति विश्वास और स्नेह के भाव से चलती है। हमारा आपके साथ मैत्री है तो हम आपके साथ व्यवस्थित जीते ही हैं। हमारा आपके प्रति कृतज्ञता का, गौरव का, श्रद्धा का भाव है, हम व्यवस्थित होते ही हैं। आप देखिए ना, पहला ही भाव कृतज्ञता की जो गति क्रिया है, सौम्यता, शिष्ट मूल्य, थोड़े टेक्निकल शब्द में प्रयोग कर ले रहा हूँ, जो लोग भी नहीं बहुत परिचित हैं वो कोई कठिनाई नहीं है। सौम्यता को परिभाषित ही किया है स्वेच्छा से स्वयं का नियंत्रण। स्वेच्छा से, मैं शब्द रिपीट कर दे रहा हूं, स्वेच्छा से स्वयं का नियंत्रण। ठीक है। और आप अपने में इस बात को खूब आराम से देख सकते हैं कि अगर किसी के प्रति आपके अंदर कृतज्ञता का भाव होता है, गौरव का भाव होता है, आप पूरे संसार में चाहे जैसा भी जीते हों, उस आदमी के साथ तो ठीक जीते। अपने लिए ही इस बात को देखिए ना, देख सकते हैं। तो वो जो पहला ही जगह है कृतज्ञता का, उतना भी अगर हम नहीं विकसित कर पा रहे हैं बच्चे में, तो हमको एक बार रुक के तो देखना चाहिए कि शिक्षा के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, और शिक्षा की विधि प्रक्रिया के नाम पर हम क्या कर रहे हैं, और वस्तु के नाम पे क्या दे रहे हैं। तो मैं इस प्रश्न को भी बहुत एक्सपेंड नहीं करूंगा, क्योंकि शिक्षा और व्यवस्था हमारे सत्र का उद्देश्य नहीं है। हमारे पास कई सारे मुद्दे हैं अभी बात करने को। अब या तो मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा, या उसको छोड़ना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा। लो, दोनों तो नहीं कर सकता हूँ। है ना। और फिर भी अगर कहीं बचा रहता है तो बाध्यता के रूप में उसको देखा जाए। ये देखिएगा ना, मैं अभ्यास के अप्रत्यक्ष तरीके पे 5 से 10 मिनट बस बात कर देता हूँ, क्योंकि समय की सीमा को देख के मुझे लग रहा है कि मैं इसको नहीं बहुत करना चाहता हूँ। ये जो डायरेक्ट तरीका है अपने में गुणात्मक परिवर्तन का, अपने संस्कारों में गुणात्मक परिवर्तन और परिमार्जन का, उसमें अध्ययन का मनन और निधिध्यासन, और मनन में भी जो मनन का दूसरा हिस्सा हमने बताया था कि आज की परिस्थिति में जिन जिन समस्याओं से हम जूझते हैं उसको कैसे हम समाधान के रास्ते निकालेंगे, वो। और निधिध्यासन का मतलब है, शब्द कठिन लग रहा होगा आपको, इसका सामान्य मतलब एकदम सीधा है, वस्तु का सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रियलिटी। निधिध्यासन शब्द का सामान्य मतलब है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रियलिटी, वास्तविकता को सीधा सीधा देखना। और इस देखने की क्रिया में विचार का बहुत रोल नहीं है। जैसे आप हमको भी देख रहे होंगे, हमारे स्वेटर का एक रंग दिख रहा होगा, ठीक है। इसको देखने के लिए विचार करने की जरूरत नहीं है। विचार भी कर सकते हैं आप, बट देखने के लिए विचार अनिवार्य नहीं है। ऐसे ही आप जब अपने को ऑब्जर्व करने जाते हैं और ये दिखाई देता है कि मैं सही को समझना चाहता हूँ, सही को जीना चाहता हूँ, तो ये कोई विश्लेषण पूर्वक निकाला हुआ निष्कर्ष नहीं है, ये सीधा अपने में देखा हुआ है, रियलिटी का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है कि नहीं।
तो निधिध्यासन की प्रक्रिया वास्तविकता के प्रति सीधा ध्यान बने रहने की प्रक्रिया है। विचार हो भी सकता, विचार नहीं भी हो सकता। 1 मिनट दीजिए। मनन और निधिध्यासन पर थोड़ी बात हमने कर दी, अभ्यास पर मैं बात कर ही रहा हूं। श्रवण को मैंने यहां पर सहयोगी साधन वाली कैटेगरी में रखा है, इसलिए कि श्रवण और पठन के काम को जब हम करते रहते हैं ना, तो उससे अपने में क्या गुणात्मक परिवर्तन किया जाए ये साफ होता है। गुणात्मक परिवर्तन यानी क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं अपने में, वो हमको साफ होता है। कैसे करेंगे वो हमको पता चलता है, और उसके लिए निष्ठा, उत्साह, तत्परता बनता है उसके फल को देखने के आधार पर। तो अगर ये कहा जाता है कि इस प्रक्रिया को करके तुम्हारे अंदर की सुख शांति बढ़ जाएगी, तो ये हम फल बता रहे हैं। समाधान समृद्धि सुनिश्चित हो जाएगा, ये हम फल बता रहे हैं। समाज में अभयता आ जाएगी, ये हम फल बता रहे हैं। ये फल चाहिए इसलिए लगता पता है फिर आदमी को, फल नहीं चाहिए तो नहीं लगेगा। तो पठन या श्रवण या चर्चा वो सारा काम करता है। ऐसे ही ये जो सत्संगति है, श्रेष्ठ लोगों का सानिध्य है, हम में बहुत सारे बदलाव को ला देता है। हमको बहुत बार पता भी नहीं चलता है कि कैसे वो सारे बदलाव हमारे अंदर आ गए। प्रक्रिया एकदम सरल है कि आप श्रेष्ठ, जिनको भी आप श्रेष्ठ मान लेते हैं, जाने अनजाने उसके जैसा आचरण आपका होने ही लगता है, होने ही लगता है। नकारात्मक में भी वो चीज आज के दिन दिखाई देती है। ठीक है, जो हीरो आपका रोल मॉडल बन जाए ना, उसके हिसाब से बाल, उसके हिसाब से जीन्स, उसके हिसाब से टी शर्ट, ये सब शुरू हो जाता है कि नहीं। तो सकारात्मक में भी वही सिद्धांत लागू होता है, सत्संगति या श्रेष्ठ लोगों का सानिध्य। पठन चर्चा तो कर ही दी, सार्थक भागीदारी भी एक महत्वपूर्ण जगह है। आदमी दिन भर में जब भी जी रहा है ना, तो सार्थकता के अर्थ में अगर कुछ भागीदारी करता है तो 2-3 चीजें होती हैं। एक, सार्थकता को करने की कुछ न कुछ तृप्ति मिलती है। ठीक है, हम सार्थकता में अपने को इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी कुछ न कुछ तृप्ति मिलती है। दूसरा, हम सार्थकता में भागीदारी करते हैं तो वो थोड़े देर के लिए भी हमारे भाव का, विचार का, सोचने का कंटेंट बनेगा, क्योंकि हम दिन भर जिन क्रियाकलापों को करते हैं, जाने अनजाने हमारा विचार उसी के अर्थ में चलता है। जैसे आप अभी पिछले 2-2.5 दिन से इस सत्र में हैं, ना चाहते हुए भी आपके विचार का बड़ा हिस्सा इस कंटेंट के अर्थ में ही चल रहा होगा, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, ये कोई आप प्रयास पूर्वक कर रहे हैं ऐसा नहीं है, ठीक है, पर ये होता है। तो अगर हम सार्थक भागीदारी दिन भर में कुछ समय के लिए कर रहे हैं तो वो हमारे विचार का हिस्सा बन पाएगा, पॉजिटिव इनपुट दे पाएगा। तो एक तो तृप्ति मिलती है, दूसरा वो पॉजिटिव इनपुट मिल जाता है। एक तीसरा इसका वो भी है कि आप कुछ भी अच्छा करते हैं ना, तो दूसरे लोगों से आपको उसका रिटर्न में कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन मिल जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस आधार के लिए ही काम करें, लेकिन जब तक वो प्यास जीवन में बनी हुई है तो उसकी भी एक तृप्ति होती रहती है, ताकि देर सवेर फिर उससे ऊपर उठने का काम हो सकता है। ये समझ में आता? तो मैं कोई उसमें इंडल्ज होने के लिए नहीं कह रहा हूं, उसमें लगने के लिए नहीं कह रहा हूं कि उसी के लिए करें, लेकिन जीवन की जो एक प्यास बनी हुई है, अब या तो उसको कच्चे में तोड़ने का कोई उपाय निकालें, या धीरे धीरे वो संतृप्त होकर के एक जगह पर संतुष्ट हो जाए और उसकी आवश्यकता खत्म हो जाए। विद्या का अप्रोच वो अप्रोच है जो सामान्य रूप से सार्थक भागीदारी में संतुष्टि को पा करके ऊपर उठने वाली जगह है। इसीलिए मानवीयता पूर्वक जीने में आप देखेंगे तो पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, ये तीनों एष्णाएं बनी हुई है।
उनकी तृप्ति के आधार पर, दूसरी भाषा में कहें, टेक्निकल भाषा जहाँ भी यूज़ करूँ, जिनको नहीं पता है निश्चिंत रहें, तो धन बल, जन बल, यश बल, इसमें जहाँ कहीं भी हमारा वो है, ठीक, उसका सार्थकता के अर्थ में प्रयोग हो सकता है मानवीयता पूर्वक जीते हुए, और एक समय में उससे संतृप्ति हो जाती है तो उससे निवृत्ति शुरुआत हो जाती है। तो आपको इसमें किसी एक जगह पर लिखा मिलेगा अभ्यास दर्शन में ही कि देव मानवीयता में निवृत्ति का परिचय होता है। ठीक है, जो पढ़े हुए लोग हैं मैं उनके लिए रिपीट कर दे रहा हूँ सिर्फ वाक्यों को, ताकि वो कनेक्शंस बैठ जाए। निवृत्ति परिचय होता है। निवृत्ति परिचय का मतलब यही है, सार्थकता को करते हुए उससे संतृप्त रहना, उसके लिए फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती, उस पर हमारी निर्भरता नहीं बनी और बची रहती। आगे देखेंगे ना, तो अनुशासित दिनचर्या का भी बहुत रोल है। हाँ बताइए भैया। जो ऊपर आपने श्रवण पठन वाली बात कही, तो उसमें जैसे फल को बताते हुए हम जब श्रवण पठन करते हैं तो काफ़ी बार अभ्यास में ऐसा भी दिखाई देता है कि सुनने में जैसे हम कुछ, मतलब मैं ही अपने ही बता रही हूँ कि कभी कभी या तो सुनने में मिलावट हो जाती है, या फिर कुछ जो सामने वाला मैं सुन रही हूँ वो अनदेखा हो जाता है, या फिर मैं उसको अनसुना कर देती हूँ, और वही फिर कुछ अपना बना हुआ है पहले से कुछ प्रवृत्ति, वही फिर मेरा ही कुछ निर्णय बन जाता है, और निर्णय के रूप में आगे निष्कर्ष, और फिर वही पुरानी प्रवृत्तियों को वो पोषण देता है। तो उससे वो जैसा था वैसा सुना नहीं, उससे वापस वो संस्कार मतलब पोषण होता रहता है। तो इसको थोड़ा दो कठिनाई है जिसमें जो आप कह रहे हैं, उसमें फल को जब ध्यान दिलाया जा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि फल के बारे में ही आगे पूरे 1.5 घंटे तक सोचते रहना है। फल को देख करके एक बार ये तय हो गया कि इस रास्ते पर चलना है, ठीक है, तो उस रास्ते पर ध्यान बना करके चलना है, न कि विचार में फल को चलाते रहना है। ये बात समझ में आती कि विचार में हम फल को चलाते हुए बाकी सारा सुनने का काम कर रहे हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। ठीक है, मैं कह रहा हूं फल के आधार पर तय हो गया कि हमको ये करना है, तब हम सुनेंगे ठीक से कि उसकी प्रक्रिया क्या है। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि जो फल यहां बताया जा रहा है और जो फल आपने पहले से मान रखा है कुछ अपने मन में, अगर ये दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो आपको फल ही नहीं समझ में आ रहा है अभी, कि जो यहाँ समाधान पूर्वक जीना फल कहा, समृद्धि पूर्वक जीना फल कहा, सुख फल कहा, शांति फल कहा, तो ये कोई आप पुराने चित्रण से अगर मैच कर रहा है और आप उससे मिक्सअप किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब बताने वाला सुख की परिभाषा को, शांति की परिभाषा को, समाधान की परिभाषा को, समृद्धि की परिभाषा को या तो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाया या आप उसको सुन नहीं पाए। ये दो कठिनाई हमको दिखती है जो आप कह रहे हैं उसमें। अगर ये दोनों को हम ठीक कर लें कि फल जो कहा जा रहा है उसको वैसा ही हम ग्रहण कर सकें, दूसरा उसके बाद रास्ते के बारे में सुनते समय, प्रक्रिया के बारे में सुनते समय फल का विचार न चलाते रहे, तो कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे आपकी बात को सुन के लगता है। जैसे एक बार बाबा जी का संवाद ही पढ़ा था, उसमें सुनने वाली बात लिखी थी, तो ऐसा था कि सुनना मतलब समझना। तो अभी तो मतलब ऐसा लगता है कि क्योंकि सुनना मतलब वास्तविकता को देखना, वैसा कुछ संदर्भ में बता रहे हैं क्या? एक सेकंड के लिए रुकूंगा यहीं पर। हाँ, सुनना मतलब समझना को आप शुरू करेंगे ना, तो वो भास से शुरू होगा, पहला स्तर। आप सोचेंगे कि सुनना शुरू ही होता है साक्षात्कार से, बोध से, अनुभव से, ठीक, तो आप कर सकते हैं वो भाषा प्रयोग, पर सामान्य ढंग से देखेंगे ना तो सुनने के साथ पहला जगह है उसका भास होना, दूसरा जगह है आभास होना, तीसरा जगह है साक्षात्कार, अवधारणा, ये सब होते रहना। कब तक इस सुनने के काम को करने की हमको जरूरत पड़ेगी? आभास तक तो खूब आराम से जरूरत पड़ेगी। साक्षात्कार और अवधारणा में भी हमारा ठीक चल रहा है कि नहीं, उसके चेक बैलेंस की दृष्टि से कई बार सुनने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सामान्य ढंग से देखेंगे तो ऐसा है, पर आभास की जगह तक तो सूचनाओं का बहुत रोल है। अनुशासित दिनचर्या भी एक रोल अदा करती है।
जैसे आपके रूटीन में ये फिक्स ही हो कि 1 घंटा इस काम को करना है, ठीक है, तो आपका मानस उस हिसाब से ऑर्गेनाइज ही रहता है और आप उठ करके उस काम को कर लेते हैं। लेकिन रोज आपको फ्रेश सोचना हो उठ करके कि अभी क्या करना है और इस समय क्या करना है, बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे काम छूट जाएंगे, क्योंकि उस समय स्मृति में सारा कुछ रहे ये जरूरी नहीं है ना। तो एक योजना बना करके आदमी व्यवस्थित ढंग से एक पिक्चर खींच लेता है तो मिस होने की संभावना नगण्य हो जाती है, कम हो जाती है। उसको नहीं बना करके हर क्षण उसको फ्री रख करके सोचने का काम करते रहेंगे तो जिस समय जितनी बातें स्मृति में रहेगी उतने के हिसाब से चीजें बनेगी। जो स्मृति से गया वो आपके योजना कार्यक्रम से भी बाहर हो जाएगा। जैसे ये दिनचर्या वाली बात अभी आपने की, इसमें मतलब ये क्वेश्चन भी थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही है, मतलब आपको लगे तो बाद में पूछ लूँगी। जैसे दिनचर्या जो हम फॉलो करते हैं पूरी, बहुत बार ऐसे होता है कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं विचारों को देखने की, उसमें बहुत बार ऐसे विचार दिख जाते हैं जिसको हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ये मेरे अंदर कैसे चल सकता है, तो हम उसको सप्रेस करके और कुछ अच्छा, मतलब वही हो गया, एक्सीडेंट हुआ और फिर कुआं, प्यास लगी तो कुआं खोदा, पर होता है ऐसा। तो उस टाइम पे वो ऐसा भी सजेस्ट किया जाता है बहुत लोगों से कि उसको देख लेना चाहिए, क्योंकि वो संस्कार कभी ना कभी खुलेगा, कभी ना कभी तो देखना ही है, तो देख लो। तो उससे दिनचर्या भी डिस्टर्ब हो जाती है, सर दर्द होने लग गया, नींद नहीं आई। तो अब वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं भाव को, संस्कार को देख लूँ तो वो सॉल्व हो जाए, भले मेरी दिनचर्या डिस्टर्ब हो रही है उससे। तो उस टाइम पे क्या चूज़ करें? 2 बातें कहूँगा। एक तो ये कि ये लग रहा है और दिनचर्या डिस्टर्ब होने से बाकी लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी, आपके परिवार को, जिस स्कूल में आप काम कर रहे हैं उसको, ठीक है, आपका बच्चा जो स्कूल जाने वाला है उसको नाश्ता मिल जाएगा प्रॉपर, तो कोई कठिनाई नहीं, आप कर लीजिए उस काम को, ठीक है, ठीक। लेकिन अगर ये सब पर प्रभाव पड़ रहा है तब तो एक बार सोचना पड़ेगा ना। प्रभाव तो पड़ता है भैया, तो सोचना तो पड़ेगा। कैसे डील करें के लिए कल बात करेंगे। एक और हाँ कंटिन्यू। जो लोकेशन आपने बोला, वो जागृति के बाद तो हमें उसकी लिमिट पता होगी कि लोग मेरे बारे में अच्छा बोल रहे हैं। एक चीज़ और होती है, कोई जब अप्रिशिएट करते हैं सब लोग, तो बहुत लोगों के अप्रिसिएशन से अच्छा लगता है, बहुत लोगों के अप्रिसिएशन से अनईजी फील होता है, बहुत जब, और कुछ चीज़ों के लिए अच्छा लगता है, कुछ चीज़ों के लिए बहुत अनकंफर्टेबल, अंदर बेचैनी जैसा लगता है। जब लोग बोलते हैं कि गति तो अच्छी चल रही है, पर हमें तो पता होता है अंदर हमारे विचारों में क्या है। तो बहुत अनईजी लगता है। इसको थोड़ा आप और खोल के थोड़ा बताओगे कैसे करेंगे? थोड़ा सा अभी रोक लेते हैं, करेंगे इस काम को। ये जो आसन प्राणायाम मैंने लिखा है ना, इसको थोड़ा रोक लेता हूँ, करूँगा। ये जो आसन प्राणायाम हमने लिखा है ना, इसमें भी प्राणायाम की भूमिका है। आप अनुभव दर्शन को पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक जगह लिखा है, इच्छा विचार के अनुरूप प्राणोद्दीपन। प्राणोद्दीपन का मतलब होता है प्राण का उद्दीप्त होना, प्रकट होना, और प्राणोद्दीपन के अनुरूप विचार और इच्छा का स्पंदन होना। ये दोनों प्रक्रिया है, ठीक है, दोनों प्रक्रिया है। सर आप प्राण को कैसे देखते हो? हाँ, इसके लिए तो परिचय शिविर में आना पड़ेगा, तब उस पर विस्तार से बात हो सकती है। अभी हम प्राण का बहुत सामान्य मतलब ले रहे हैं, अभी के लिए। सांसों की जो हमारी स्वाभाविक गति है ना, हम तो उतने को ही अभी प्राण कह रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो विचार और इच्छा की क्रिया चलती है, हमारे सांसों की गति पर उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसका उल्टा भी है कि जब कभी बहुत आवेश की स्थिति बन जाए ना, तो उसको ठंडा करने के लिए ये दूसरे साइड से भी प्रयोग हो सकता है कि अगर हम अपने सांसों की गति को संतुलित और नियंत्रित करेंगे तो कम से कम इतना स्वभाव गति में आ पाएंगे कि वास्तविकता को सोचने का कुछ काम कर सके। हम ये नहीं कह रहे कि पूरा स्वभाव गति में आ जाएंगे, लेकिन इतना तो आएंगे कि वास्तविकता को सोचने के बारे में कुछ काम कर सके। प्रयोग करके देखिए, करके देखिए। कविता, नृत्य, संगीत, कला, ये जो जितना सब लिखा है ना,
इसको आप इन अर्थों में मत लीजिएगा जो आज के दिन चल रहा हो भोग और श्रृंगार को बढ़ाने के लिए। हम तो सारी बात इतना कह रहे हैं, जो बाबा जी एक बात बार बार व्यवहारात्मक जनवाद के संदर्भ में और इन चीज़ों के संदर्भ में बोला करते थे कि हमने अपराध प्रवृत्ति को, अमानवीयता को रोचक तरीके से प्रस्तुत करने की कला तो बहुत सीख लिया है, ठीक है, बहुत सरस और रुचिकर ढंग से प्रस्तुत करने की कला को तो सीख लिया, लेकिन मानवीयता को भी सरस रुचिकर ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, इस पर काम करेंगे कि नहीं? ठीक है, तो वो जगह है ये। और आपको दिखेगा, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को ये दिखता है कि जब वो किसी नृत्य में, किसी संगीत में, किसी ड्रामा में इंगेज्ड होते हैं ना, तो जिस तरह के किसी न किसी कैरेक्टर के साथ आप अपने को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उससे जुड़े हुए भावों को कहीं ना कहीं आप महसूस करने लगते हैं। तो अगर कैरेक्टर स्नेह को, प्रेम को, मैत्री को, करुणा को, विश्वास को, प्रेम को एक्सप्रेस कर रहा है और आप उसके साथ आइडेंटिफाइड हैं उस समय, तो आपका एक पॉजिटिव भाव का चक्र चलने का सिस्टम चलना शुरू हो जाता है बिना आपके बहुत प्रयास किए भी। इसीलिए हम उसको सहयोगी साधन में लिख रखे। आगे देखिएगा ना, तो पूज्यता की भावपूर्ण अभिव्यक्ति भी हमारे भावों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। तो जहां कहीं भी हमको श्रेष्ठता दिखाई देती है ना, अगर भावपूर्ण ढंग से हम नमस्ते भी बोलते हैं ना, भावपूर्ण, मैं बहुत प्रिसाइज हूं अपने शब्दों में, मैं मैकेनिकल नमस्ते बोलने को नहीं कह रहा हूं। भावपूर्ण ढंग से आप चाहे नमस्ते बोलें, चाहे पैर छुएं, चाहे माला चढ़ाएं, चाहे जो भी क्रियाकलाप को करें, ठीक है, अगर भावपूर्ण ढंग से किया जा रहा क्रियाकलाप है, आपके भाव की पुष्टि में सहयोगी हो जाता है, सहयोगी हो जाता है। भाव को छोड़ करके उसको करते रहें, कुछ ज्यादा उपलब्धि। आखिरी बात हमने रखी है भावपूर्ण सेवा और जरूरतमंदों को सहयोग। ये सारे क्रियाकलापों को देखेंगे ना, आपको दर्शन में पलट के देखेंगे ना, अभ्यास दर्शन में अलग अलग जगहों पर ये सब कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा वाक्य मैं नहीं लिख रखा हूं जो उसमें कहीं ना मिले, ठीक। और ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट भी नहीं है, 2-4 आप बढ़ा भी सकते हैं, 2-4 कम भी कर सकते हैं, बट इस पूरे को आप पकड़ेंगे ना, तो अभी आप ये ढूंढने मत जाइए कि ऐसा अनुकूल वातावरण हमको कहाँ मिलेगा। इसमें से जो आपकी सीमा में है, अनुशासित दिनचर्या का, आसन प्राणायाम का, सार्थक भागीदारी का, पठन का, इतना तो कम से कम शुरू करें। बाकी सबको जानना इसलिए जरूरी है कि अगर हम सोचते हैं कि समाज में मानवीयता स्थापित हो, हमारे प्रकाश भारत जी बहुत पीड़ा व्यक्त कर रहे थे उसकी, समाज में मानवीयता स्थापित हो, व्यवस्थाएं ठीक हो, तो ये सब आयाम में मानवीयता की स्थापना के काम को करने की जरूरत पड़ेगी। ये सब कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या के हिस्से में इसके लिए एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। अलग अलग टेस्ट के लोगों के हिसाब से इसमें से कौन कौन सा भाग ठीक से जमता है, उस तरह के गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। तो ये उस दृष्टि से है, ये अभी ढूंढने की दृष्टि से नहीं है कि अभी हम श्रेष्ठ लोग कहाँ ढूंढें, अभी तो हमको नृत्य संगीत कुछ दिखाई नहीं देता, मैं उस पर नहीं बात कर रहा हूँ। कुछ तो इसमें से मिलेगा। भैया आपने जो योजना वाली बात बताई, अनुशासित दिनचर्या जी, तो अनुशासित दिनचर्या में जो स्ट्रेस रहता है या अपने आप पे या परिवार पे, तो वो सूटेबल है क्या? क्योंकि मैंने तो ये पहले करता था तो छोड़ दिया, इसमें मेरे को ऐसा लगता था कि आई वॉज गेट स्ट्रेस्ड फॉर क्रिएटिंग योजना। ठीक बात है, ये अनुशासित दिनचर्या अपने संदर्भ में है, दूसरे को अनुशासित करने के संदर्भ में नहीं है। नहीं, अपने की ही बात कर। हाँ, आता हूँ। तो पहली बात तो ये क्लियर हो जाने की जरूरत है कि किसी दूसरे को हम यहाँ अनुशासन में नहीं डाल रहे। दूसरा, अपने संदर्भ में भी देखेंगे, ठीक है, कि हम खुद को एक अनुशासन में पुट कर रहे, तो आपने अगर सोच लिया कि हम 9 बजे ही खाना खाएंगे,
और पत्नी बना के नहीं दे रही है, उसको स्ट्रेस हो रहा है, तो मैं ऐसे दिनचर्या की भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि सुबह से उठ करके रात तक के क्रियाकलाप में आप अपने हर काम के लिए एक मोटा मोटा डेफिनेट समय सेट करेंगे कि नहीं करेंगे। और अगर उसमें कहीं संबंध में अंतर्विरोध आ रहा है, ठीक है, तो मेरा तो बहुत क्लियर कट उसमें पोजीशन है कि संबंध में, ठीक है, और ये सुविधा, शरीर, संवेदना, ये सब से तुलना करके देखेंगे तो संबंध की वरीयता है। ठीक है, टेक्निकल भाषा में कहेंगे तो न्याय की दृष्टि की वरीयता है प्रिय हित और लाभ की दृष्टि से। ठीक है, तो अगर आप जलता हुआ लाइट छोड़ देते हैं कमरे में और मैं आपको उसके लिए डांटता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये तरीका ठीक नहीं। ठीक है, तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि हम संबंध में एक घाव पैदा कर रहे हैं बिजली को बचाने के लिए। तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बिजली बचाई नहीं जाए, देखिए मैं बहुत क्लियर हूं इसमें। मैं ये कह रहा हूं कि संबंध पूर्वक स्नेह के भाव के साथ अगले को सत्प्रेरणा दी जा सकती है कि नहीं बिजली बचाने की। पोजीशन बहुत क्लियर है। समाधान इन्हीं क्रिएटिव सॉल्यूशंस को सोचने का है। तो जो मैं बाबा जी की बात कह रहा था ना कि निरर्थकता को तो सरस और रुचिकर ढंग से प्रस्तुत करने के हमने बहुत डिजाइन बना लिए, सार्थकता को, मानवीयता को सरस और रुचिकर ढंग से प्रस्तुत करने के तरीकों को बढ़ाएंगे कि नहीं। और अगर समाज के ठीक होने की बात करेंगे ना, तो वो मुख्य मुद्दा है समाज के ठीक होने के लिए। बहुत इस तरह की चर्चाओं में बैठ करके हम बहुत सारे लोगों के साथ काम करेंगे जो विश्लेषण प्रधान लोग होंगे, जिनको लॉजिक रीजनिंग में बहुत रुचि है, इंटरेस्ट है। ठीक, उस तरह के लोगों के लिए तो ये बढ़िया चल जाता है। ठीक, लेकिन समाज का एक वर्ग हमको आज ऐसा भी दिखता है जिनको अगर कविता के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, कला के माध्यम से हम इन बातों को दे सकेंगे तो वो ज़्यादा आसानी से उसको ग्रास्प करेंगे। तो उस पर काम तो होने की जरूरत तो लगती ही है जी। मैं बहुत विस्तार नहीं करता हूं, बात तो इस पर बहुत सारी हो सकती है। हाँ बताइए, आता हूँ। तो इसमें जैसे स्मृति और निधिध्यासन में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? क्योंकि जैसे आपने कहा स्मृति जो है वो सजगता है, सजगता को आपने कहा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, तो दोनों ही तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हुआ ना। एग्जैक्टली तो हमने यहाँ सिर्फ दर्शन की शब्दावली को प्लेस किया है, इसलिए हमने मनन और निधिध्यासन और श्रवण शब्द का प्रयोग किया। आप अगर सजगता को देखेंगे तो निधिध्यासन का ही प्रयास है, उसी का प्रयास है। समझ नहीं आया, मतलब क्या सामान्य में कह लें तो एक ही बात है, थोड़ा लूज बोल रहा हूँ, एक ही बात है। तो जो फर्स्ट आपने स्टेप बताया कि स्मृति, हाँ, फिर आपने मतलब टॉप पे स्मृति बताया है ना, सजगता बताया, फिर उसके आधार पे मेरे भाव, उसके आधार पे मेरे विचार और फिर व्यवहार, ये आपने क्रम मुझे अच्छे से समझ आया एकदम अभ्यास का। परफेक्ट। तो जो पहला वाला है मतलब जो सजग रहना है, तो आप कह रहे हो जो सजग रहना है वो निधिध्यासन ही है। एग्जैक्टली मैं सही समझ पा रही हूँ? बिल्कुल, दोनों सेम ही है। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर ये ऐसा जो मतलब सुना है अध्ययन प्रक्रिया में कि पहले श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, तो फिर उसका क्या ये भी एक अच्छा प्रश्न है। इसको करने जाएंगे तभी इसका उत्तर ठीक से समझ में आएगा। ठीक है, बिना किए उत्तर नहीं भी समझ में आ सकता आपको। हमारा उत्तर यह है कि विचार के नीचे से मैं शुरू करता हूँ। विचार के आयाम में कुछ चीज़ों के ठीक हो जाने से ही हमारा कार्य व्यवहार ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। तो जो कल आगीवाल जी बात कह रहे थे ना, विचार में अभी भी दिख रहा है, अंदर अभी भी दिख रहा है कि समस्याएं उठ रही है, बाहर आना बंद हो गया। ठीक है, तो यद्यपि विचार के आधार पर व्यवहार चलता है, लेकिन विचार का आयाम एक बड़ा आयाम है व्यवहार की तुलना में।
इसलिए विचार में एक लेवल का काम होने से ही कार्य व्यवहार ठीक हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आता ना? ठीक है। आप भोजन करते हैं, आपको मान लीजिए मांसाहार की आदत है, आपने छोड़ दिया उसको, ठीक है। अभी भी ये संभव है कि आप उसकी दुकान के सामने से गुजरे तो वो आपको आकर्षित कर जाए, ठीक है। लेकिन आपने अपने अंदर एक निर्णय ले रखा है कि हमको नहीं खाना है, तो आप नहीं जाते खाने, ठीक है। तो विचार के पूरा ठीक हुए बिना भी कार्य व्यवहार पूरा ठीक हो जाता है, क्योंकि विचार ठीक होने के बाद भी तो आप यही करोगे कि मांस खाने नहीं जाओगे ना। ये बात समझ में आती? ऐसे ही इसको ऊपर बढ़ाएंगे ना, तो भाव के आयाम में एक लेवल की गति होने से विचार समाधान के अर्थ में चलने लगता है, चलने लगता है। तो भाव में इसका मतलब यह है कि भाव में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है और हमको भाव के लेवल पे ही वो दिख जाता है, तो विचार में आने के लिए उसको जगह ही नहीं मिलता, जगह ही नहीं मिलता। ऐसे ही आप देखेंगे ना, ये जो स्मृति और सजगता और होश की हम बात करते हैं ना, मूलभूत वास्तविकताओं के प्रति, इस अभ्यास को जब आप साधने जाएंगे तो बहुत बार आपका ये अभ्यास टूट जाएगा, ठीक। लेकिन वो टूटने के बावजूद भी आपका भाव ठीक बना रहेगा, विचार ठीक बना रहेगा, व्यवहार ठीक बना रहेगा। करके देखिए होता है कि नहीं। सबसे नीचे वाला तो हम आज भी देख सकते हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है। ये जो स्मृति में सजगता को बनाने की बात है ना, ये सजगता 24 घंटे की पाने के पहले ही भाव ठीक होने का काम हो जाता है, ठीक है। इस रूप में देखेंगे तो निधिध्यासन, अगर आप इस बात को कहेंगे कि हमारा 24 घंटे उस पर ध्यान बना रहता है, तो बाद में होगा। अगर आप कहोगे उसका जो बेबी स्टेप है सजगता पहले जगह पर लेना, ठीक है, तो वो सबसे पहले होगा, ठीक है। बट मैं बहुत डिटेल नहीं करता हूं, आपकी इसमें सहमति हो तो भी, असहमति हो तो भी, समझ में आए तो भी, ना आए तो भी, इन सब शब्दों को एक बार के लिए साइड कर दें, ठीक है। मुख्य बात यह है कि स्मृति में मूलभूत वास्तविकताओं के प्रति सजगता को बना करके भाव को, विचार को, व्यवहार को ठीक करना, क्योंकि शब्दावलियों में उलझ करके अभ्यास का काम नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर वो एक दूसरा ही डायरेक्शन चला जाएगा और वो एक अध्ययन सत्र जैसा कन्वर्ट हो जाएगा डिस्कशन में, ठीक है। तो फंडामेंटल मुद्दा इतना ही है, तो इसलिए उसको और एक्सपेंड नहीं करता हूं मैं। शब्दों को हटा दें, वहां से हटा दें। मान लें दोनों एक है तो भी ठीक है, दोनों अलग है तो भी ठीक है। हमसे पूछेंगे तो सजगता उस निधिध्यासन का बेबी स्टेप है, जैसे भास अनुभव का बेबी स्टेप है। तो ऐसे कह सकते हैं निधिध्यासन में वो सजगता की निरंतरता आ जाएगी? जी, कह सकते हैं। ओके, कह सकते हैं। भैया एक शॉर्ट इतना ही प्रश्न है कि जैसे आपने बताया था वो लाइट चालू है तो संबंध बिगाड़ के हमें उसको नहीं बोलना है कि लाइट बंद करनी चाहिए, तो उसी तरह से अगर मुझे अब अध्ययन, अभ्यास और संबंध में वरीयता देनी है तो किसको वरीयता देनी चाहिए? ये अच्छा प्रश्न है। अब ये क्या हो गया कि ये दो अच्छी चीज़ें हैं, ये दोनों में से क्या चुनने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो मैं जो अप्रोच लेता हूँ मैं वो बता सकता हूँ आपको। मैं तो संबंध को वरीयता देता हूँ, ठीक है, वरीयता देता हूँ। उसके साथ संबंध में एक संवाद को, डायलॉग को इनिशिएट करता हूँ, ठीक है, जिसमें अगले की नीड को पहचानने का, अगले के कंसर्न्स को पहचानने का काम करता हूँ और अपनी नीड को ठीक से एक्सप्रेस करता हूँ, ठीक, एग्जैक्टली। और मैंने अपने लिए तो ये देखा है कि 2 महीना, 1 महीना, 4 महीना, 15 दिन, 6 महीना समाधान निकल जाता है। तो मैं वो प्रक्रिया लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये घायल विहीन विधि से चल सकने की प्रक्रिया है।
हमको लग सकता है कई बार कि ये 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना खराब हो गया, ठीक है। मेरे हिसाब से वो खराब होने के बदले 2 काम हो जाता है। 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना में आप उस प्रक्रिया को सीख लेते हैं कि अपनी बात को सटीकता से हम कैसे अगले तक कह सकें। वो प्रक्रिया अगर नहीं सीखे हैं तो जिंदगी भर के लिए भी नहीं सीखेंगे, जब उसको पहली बार शुरू करके उसको पूरा तक नहीं ले जाएंगे तो। दूसरा, वो संबंध आपका बना रहता है तो लौट करके रिटर्न में बहुत दे जाता है, बहुत दे जाता है। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो तो ये कहता है जी। इसीलिए मैं तो अपनी बात कह के छोड़ दिया। इसका एकदम सरल तरीका है, मैं आर्ग्यूमेंट में नहीं जाऊंगा कि यही ठीक है। मैं ये कहूंगा कि अगर दूसरा वाला भी आपको ठीक लगता है ना तो उसको ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है। देखिए थोड़े दिन में क्या होता है। अगर रास्ता निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकले, आपको दूसरा वाला ज़्यादा ठीक लग रहा है तो आप दूसरे वाले को पहले ट्राई करिए। हम अभ्यास की दृष्टि से आपको उत्तर दे रहे हैं, अध्ययन की दृष्टि से नहीं दे रहे। अभ्यास की दृष्टि से एकदम सरल उत्तर है कि उस दूसरे वाले को थोड़े दिन ट्राई करके देखिए, रास्ता निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर लगे कि उलझ रहा है तो थोड़े दिन पहले वाले को भी ट्राई करके देख लीजिएगा कि यार ये भी एक था, चलो ट्राई करके देख लेते हैं। अभ्यास की जगह से तो ऐसा उत्तर है। भैया इस संदर्भ में एक बात कहनी मुझे। जी। अब इस बात पे बात उठी गई है तो अब मुद्दा ये था कि हमारे में क्षमता नहीं कि हम संवाद कर सकें। संवाद करने के लिए सीखना कहाँ से है, यहाँ आकर के। तो मैंने तो एक्चुअली ये किया जो मैं पहले से करती आई हूँ कि जहाँ सत्यानाश है वहाँ सवा सत्यानाश सही। भाई 25% ही तो इंक्रीज़ हुआ ना। जब लपेटने आएंगे, जब समेटने आएंगे तो उसको सारे को एक साथ ही समेट लेंगे फिर। तो मैं तो सीखने आई हूँ कि संवाद कैसे होगा, और मुझे टिप्स भी मिल रहे हैं। और मेरे को मतलब मैं अभी यही कह रही थी कि मैं जा कर के ये जो आपने अभी बताया मैं वही करूँगी, क्योंकि मेरा तो अध्ययन का प्रक्रिया शुरू हो गया है। तो ये 1 बार के लिए 2 बार के लिए भी नहीं है। मतलब मुझसे तो ये पूछा कब तक चलेगा, तो अच्छा जब लाइफ लॉन्ग ही चलेगा तो फिर काम छोड़ ही दो ना। तब तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा हाँ ठीक है, अब सीखने ही जा रहे हैं, अब संवाद ही करना सीखेंगे। तो मैं तो ऐसे करके आई हूँ। लेकिन हाँ ये टारगेट है कि पहले परिवार व्यवस्था को संभाल के ही आगे जाना है, कुछ ये तय है। ठीक कह रहे हैं। तो देखिए इन्होंने जो प्रश्न पूछा ना उससे हमको ये सेंस गया कि संबंध अभी ठीक बना हुआ है, शिविर में आने से बिगड़ जाएगा, ठीक, अब क्या करें, हमको ऐसा सेंस गया। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो ये है कि संबंध बिगड़ा हुआ ही है, अब क्या करें। तो जहाँ खोने को कुछ है ही नहीं वहाँ क्या सोचना जी। कार्ल मार्क्स ने मजदूरों के बारे में कहा कि तुम्हारे पास खोने के लिए जंजीर के अलावा कुछ नहीं है, किस बात का भय है तुमको। खोने के लिए तुम्हारे पास अगर कुछ है तो अपनी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ हैं। अगर वो स्थिति है तो फिर क्या सोचना जी। तो मैं लौट करके आऊं तो 2 तरह से अभ्यास किया जा सकता है। अभ्यास का एक तरीका है सजगता पूर्वक सही जीने का प्रयास, जिस पर मैं इतने देर से बात कर रहा हूं पिछले 2.5 दिनों में। एक दूसरा तरीका अभ्यास का यह है कि जो चल रहा है हमारे अंदर भाव के रूप में, विचार के रूप में, या उसके बीज में संस्कार और स्वीकृति के रूप में, उस क्षण से ऑब्जर्वेशन से काम को शुरू किया जाए, और जहाँ जहाँ ठीक नहीं है उसको ठीक की तरफ मोड़ने लाने का प्रयास किया जाए। मैं अभी पहले वाले अभ्यास को केंद्र में रख करके बात कर रहा हूँ, दूसरे वाले को मैं कल या परसों तक में जा करके थोड़ी बात कर पाऊंगा, क्योंकि उसके पहले प्रायोरिटी के कई सारे और मुद्दे हैं, तो शायद परसों कर पाऊँ। ये पोजीशनिंग समझ में आई जी? जी ठीक है, हम पहले वाले पर अभी बात कर रहे हैं।
अस्तित्व की मूलभूत वास्तविकताओं के प्रति सजग रहते हुए भाव, विचार और व्यवहार को ठीक रखने का सजगता। एक दूसरा जगह यह है कि हम अपने निरीक्षण के काम को शुरू करें कि क्या चल रहा है हमारे अंदर। अभी भी तो कुछ चल ही रहा है ना, भाव की जगह पर, विचार की जगह पर, स्वीकृति या संस्कार की जगह पर कुछ न कुछ तो है ही। जो चल रहा है उसके निरीक्षण से काम को शुरू करें, और जहाँ तक उसमें सहजता, संगीतमयता, सुख दिख रहा है उसको चलने दें। जहाँ भी असहजता, अंतर्विरोध, दुख दिख रहा है उसको बदलने की प्रक्रिया को अपना करके बदल ले। तो मैं अभी दूसरे वाले की बात नहीं कर रहा हूं। पोजीशन क्लियर हो गया? अब पहली वाली में देखेंगे कि किन बातों के प्रति सजग होना है। जी, उस पर थोड़ा बात करते हैं। करना उसमें ज़्यादा ठीक ये रहता है, जो मैंने उसके ब्रैकेट में लिख रखा है, कि अपनी स्थिति की जांच परख करने के लिए दूसरा वाला ठीक है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्या हमारी स्थिति हो गई है उसकी जांच परख करने के लिए दूसरा बढ़िया है। ठीक है, टेस्ट के लिए, एग्जाम हॉल के लिए, क्लासरूम के लिए हमको कई बार लगता है पहला वाला ठीक है। लेकिन मैं खुला हूं इस पर भी, मेरा कोई ये नहीं है कि यही किया जाए कि वही किया जाए। ठीक है, जहां से गति हो उसको कर लिया जाए। अभ्यास के बारे में हमारा हर बार ये उत्तर होगा कि क्या पकड़ में आता है वहां से शुरू कर ले। ठीक है, इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है कि ये ज़्यादा ठीक है कि वो ज़्यादा ठीक है। इसका एक ही उत्तर है कि जो आपको पकड़ में आ रहा है निश्चित रूप से वही आपके लिए ज़्यादा ठीक है कि नहीं। तो हम इसके विस्तार पर अभी नहीं जाते, 1 मिनट रुकिएगा। तो हम सजगता किन बातों के प्रति रखें, इसको कई भाषा में कहा जा सकता है। हमने एक फॉर्मुलेशन उसमें लिया है, नियम को समझना, नियम पूर्वक जीना, न्याय को समझना, न्याय पूर्वक जीना, धर्म को समझना, धर्म पूर्वक जीना, सत्य को समझना, सत्य पूर्वक जीना। नियम आपको पता ही है, बौद्धिक, सामाजिक, प्राकृतिक नियम को हम कहते हैं। न्याय आपको पता ही है, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य को अपने में सुनिश्चित करके दायित्व, कर्तव्य के निर्वाह और सेवा को हम कहते हैं। हम अभी प्रधानता से इस सेशन में नियम और न्याय पर ही अपने को फोकस रखेंगे, जिसका मतलब है बौद्धिक, सामाजिक और प्राकृतिक नियमों की हम में स्थिरता हो सके और स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य की हम में स्थिरता हो सके। हम इस पर प्रधानता से अपने को फोकस रखेंगे। धर्म और सत्य वाले को हम नहीं एक्सपेंड कर रहे। और जैसे जैसे आप प्रयास को देखेंगे ना, अभ्यास को, जैसे जैसे इस अभ्यास को आप करने जाते हैं, इसकी समस्या भी यही है और इसका ब्यूटी भी यही है कि पहला दिन सबसे कठिन है, दूसरा दिन उससे आसान है, तीसरा दिन उससे आसान है, चौथा दिन उससे आसान है। जो मैं किसी भी उदाहरण में आप देखिए, आप ड्राइविंग सीखना शुरू करिए, आप तैराकी सीखना शुरू करिए, आप रोटी बनाना ही शुरू करिए। हमारे यहाँ बिहार में कहा जाता है रोटी गोल होनी चाहिए एकदम ठीक से, नहीं हुआ तो तुमको बनाने नहीं आता। ठीक है, आप शुरू करिए, पहला दिन सबसे कठिन है, दूसरा दिन उससे आसान है, तीसरा दिन उससे आसान है। होता है कि नहीं होता है? ये अपनी जिंदगी में इस बात को देख पाते कि नहीं देख पाते? तो अभ्यास में क्रमशः प्रयास कम होता जाता है, सहजता बढ़ती जाती है। सहजता नॉर्मल शब्दों में मैं कह रहा हूँ, टेक्निकल सहजता में नहीं कह रहा हूँ। और धीरे धीरे अभ्यास को जितना हम करते हैं उतना हमारा स्थिरता उसमें बढ़ता जाता है जीवन में। जी भैया, आप कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? वो पूर्वी की बात पर और बाद में रेणु दीदी की बात पे आपने कहा कि अगर अध्ययन और संबंध निर्वाह में अगर दोनों में क्लैश हो रहा है तो किसको प्राथमिकता देवें। तो मुझे बताइए कि इसमें मैं जो कर रहा हूँ उसमें क्या बेहतर हो सकता है। कि जैसे पहली बार जब कानपुर गया तो 1 महीने का था, तो अंजू ने बताया मुझे कि 1 महीने का हो रहा है, तो मैंने कहा ओके, टिकट करा लिया। घर पे बोला तो 1 महीना तो नहीं जाएगा, ऐसे इतना लंबा लंबा जाते हैं क्या, सीखते क्या रहेगा क्या? 58-56 का हो गया तो 56 का हो गया, अभी तो सीख ही रहा है। तो मैंने कहा देखो ऐसा मैं यहाँ 1 महीना नहीं भी रहूँगा तो जो मुझे करता है यहाँ रहते हुए वो मैंने सारा मेरा काम तो कर दिया है।
अब मेरी अपनी भी यात्रा है, हम साथ साथ हैं, अपनी अपनी यात्रा भी है, तो मैं जाऊंगा। अच्छा, मैं कुछ गलत तो करने जा नहीं रहा हूँ, अच्छे लोगों के पास जा रहा हूँ। मेरा खुद का अध्ययन कोई है नहीं, लेकिन अच्छे लोगों के पास बहुत रहा 25 साल में, तो उससे थोड़ा बहुत हर व्यक्ति जो समझता है उसका सार वो बताता ही रहता है, बोलता ही रहता है। तो किसी को किताब पढ़ी तो सार बताता है। तो मैंने किताबें नहीं पढ़ी हैं, पर किताबें पढ़ने वालों के साथ ज़्यादा रहा मैं। तो मैंने कहा कि इसलिए मैं तो जाऊँगा, तो वो फिर उनके पास विकल्प नहीं है, बेटा एक ही है, तो मान जाते हैं भाई अब क्या करें, 2 होते तो भी इसको निकाल देते बाहर घर से। तो अब ऐसे में जैसे अभी भी किताब के उसमें जाना था, तो बोले बार बार बहुत जा रहा है तुम, इतना जाते हैं क्या? और 1-2 बार हम कुछ लोगों को मिलाने के लिए भी ले गया, तो थोड़ा ज़्यादा हो गया जाना उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा नहीं हुआ। तो अभी बताइए कि इसमें आपने कहा संबंध अल्टीमेटली समझना, तो मध्य देश सार है, सहसे तो मतलब संबंध, सबसे संबंध है ना, पानी से भी है, पेड़ से भी, जानवर से भी, मनुष्य से, सबसे। तो समझना एक ही चीज़ संबंध को। आपने कहा संबंध को वरीयता देते, अगर आप होते भी, आप कह रहे थे पूर्वी को अध्ययन तो बाद में थोड़े दिन लेट भी हो जाएगा, करना भी क्या, संबंध को अध्ययन करना है। तो अब यहाँ पे ये जो पेच फंस रहा है कि परिवार मेंबर ज़्यादा नहीं है, वो कहते भी कि पापा 86 है, वो कहते तेरा रहना जरूरी है यहाँ पे, तो अपनी जिम्मेदारी समझता नहीं, तो बार बार चला जाता है। तो इसमें संबंध को प्राथमिकता देवें तो अध्ययन छूटे, मतलब किताबों अब वैसे लेट चल रहे हैं, वैसी गाड़ी लेट चल रही है, 58 हो गए, अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? तो वहाँ जाना भी जरूरी है। तो मैं उसमें थोड़ा फिर स्टैंड ले लेता हूँ भी कि नहीं, ऐसा है कि मेरे तरफ से जो कुछ मैं कर सकता था या करना होता है वो मैं कर ही रहा हूँ। अब बाकी समस्याएं तो रहती है घर में नहीं तो रिश्तेदारों में तो रहती है, तो ऐसे तो चलती रहेगी। तो क्या किया जाए इसमें थोड़ा? देखिए, इसको मैं अभी बहुत डिटेल नहीं करूँगा, कल हो सकता है हम इसको डिटेल करें। अभी मैं एक ही लाइन का उत्तर दूंगा, इन दोनों के प्रश्नों को जोड़ करके एक लाइन में उत्तर दूंगा कि अभी जो स्थिति हमारे संबंध की बनी हुई है, हमारे जाने से वो बिगड़ रही है कि ठीक हो रही है? हमारे अध्ययन सत्र में जाने से वो बिगड़ रही है कि ठीक हो रही है? ठीक हो रही है तो जाया जाए, बिगड़ रही है, ठीक है, तो थोड़ा सोचा जाए। फर्स्ट क्लास ओवरऑल ठीक हो रही है, ओवरऑल तो खुश हैं वो, पहले से संवाद बढ़ा है, और मुझे भी तृप्ति, उनको भी लगता नहीं है, तो बात तो ठीक है। कहीं अटकती ना गाड़ी किसी तरह के, तो भेजते मेरे को ही है कि तू जब बात करके आ, तो ठीक है, ओवरऑल तो सुधर रही। तो कभी थोड़ा बहुत नाराज कर सकते हैं, मतलब देखिए, मैं वही कहूँगा, सारे का उत्तर पहले जितना आपसे नाराज होते थे उससे कम हो रहा है कि अधिक हो रहा है? नहीं, कम हो रहा, बस परफेक्टली फाइन। तो अब तो मैं आपका ये प्रमाण मान लूँ मैं भैया एक ही लाइन कहना चाहूँगी कि ये वर्कशॉप में भी ऐसा हुआ कि किस तरह से संवाद करके संबंध अच्छा बनाया जाए वो समझ में आ रहा है, तो वो अध्ययन अभ्यास से ही समझ में आ रहा है। तो एक तरह से देखें तो यस, ठीक है। है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पहले से ही खराब है जितना, ठीक है, तब तो जा ही सकते हैं जी लौट के, अगर कुछ बेहतर कर सकते हैं तो, ठीक है। जब टेबल पे हम फाइट ही कर रहे हैं सुबह शाम, तो इट्स बेटर टू टेक अ ब्रेक। एक मिनट, ये स्थिति ना सबके साथ आती है कि अच्छा बार बार जाना है, हर तीसरे दिन उठ के चले जाते हो पर धीरे धीरे उसका परिणाम ये होता है भैया कि अभी मेरे हस्बैंड का नी का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, 1 ही महीना हुआ है। उन्होंने मुझे सहर्ष बड़ी खुशी से भेजा है कि आप जाओ, हम मैनेज कर लेंगे। तो मेरा भाई और भाभी है उनको देखने के लिए, लेकिन उन्होंने जिस खुशी से मुझे भेजा है, मैं उसके लिए सोचती हूँ कि धीरे धीरे ऐसी स्थितियाँ भी आती हैं कि वो कहते हैं कि आप जाओ, आप जो करना है करो, तो वो सहयोग देते हैं। अगर हम ठीक हो जाते हैं तो बहुत सहयोग मिलता है। थैंक यू भैया। ऐसे भी होता है ना कभी कभी
कि हम जाते हैं वो और पहले से ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। वो हमें सिर्फ नहीं हो रहे हमें सिर्फ नहीं हो रहे, वो भी कुछ सोचने का उनको मिलता है। माता बात तो सही है यार, थोड़ी शांति हुई है और थोड़ी शांति और हो सकती है, यू नो। इसलिए निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो सकता भैया मेरे अध्ययन में जाने में एक कारण ये भी है वो बेचती है हमेशा। चाहो वो हमारे यहाँ एक जोक सुनाते हैं और जोक की तरह लीजिएगा, डोंट टेक इट टू सीरियसली। वो कहते हैं कि पत्नी मायके चली गई, ठीक, 7 दिन के लिए, काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती के बाद छुट्टी दी गई, चले जाओ। चली गई, तीसरे दिन लौट के आ गई। पूछा क्या हुआ भाई? तो कहा हमको तुम्हारे दोस्तों से पता चला कि तुम बहुत खुश रह रहे हो, तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई हमसे। आपको मजे की बात बताऊं, ये प्रश्न भी जो आप पूछ रहे हैं ना, हमारे लिए कोई नया प्रश्न नहीं है। लेकिन अभी जितना समय है और जो कंटेंट है, मैं उसको डील करने पे नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो मेरा अगला जो 15-20 मिनट बचा है वो भी चला जाएगा उसमें। मौलिक बात एकदम सिंपल है, 2 सिद्धांत है उसका, मैं सिद्धांत बता के छोड़ देता हूँ। एक ये कि सभी संबंधों में फंडामेंटल्स बहुत कॉमन है, ठीक है। इतना ही है कि बाकी संबंधों में हम बहुत लिबर्टी ले लेते हैं, ये पति पत्नी संबंध में लिबर्टी लेने का बहुत जगह नहीं है। आप दूसरे संबंधों में भी अगर लिबर्टी लेना बंद कर देंगे ना, तो बहुत कुछ सिमिलर सिचुएशन आ जाएगी। एक तो मैं ये कहूँगा। दूसरा जो मैं कल कह रहा था ना कि आदमी हर चीज़ अपना हाथ जला के ही सीखे, ये जरूरी नहीं है। पहली बात समझ नहीं आई, आप क्या कह रहे थे? पहली बात समझ नहीं आई। हाँ, कि आग जलाने से पहले जो आपने बोला वो बात नहीं हम तक पहुंची। कौन बता सकता जी? मैं कह रहा हूँ कि संबंध में हम सामान्य रूप से बहुत लिबर्टी लेते रहते हैं, बहुत छूट लेते रहते हैं, और एक दूसरे को बहुत स्पेस हम दिए भी होते हैं दूसरे संबंधों में। पति पत्नी संबंध में ना तो हम वो स्पेस देते हैं, ठीक है। अब सब जगह से आदमी ने कुछ छुड़वा दिए तो कहीं तो पकड़ेगा ना जी, कोई आधार तो पकड़ेगा ना। सब जगह से आप उसको छुड़वा देंगे, ये भी नहीं करो, ये भी नहीं करो, ये भी नहीं करो, तो लौट के क्या करेगा? कुछ तो पकड़ेगा। तो किसी एक जगह को देखेंगे ना, तो जहां हम वो आधार नहीं बचा है स्पेस का, वहां पर ये कठिनाई आनी शुरू हो जाती है। तो किसी भी संबंध में आप बहुत सटीकता और निष्ठा से जीना शुरू करेंगे ना, तो आपको सब कॉमन सा दिखने लगेगा। ये मैं पहली बात कह रहा था। जी एक क्वेश्चन है जी। अब जैसे जितने भी यहाँ पे सब काफ़ी बड़े हैं मुझसे, तो सब लोग अब हर की लाइफ का ही बहुत बड़ा दिक्कत है कि शादी में मतलब ये रोक रहा है, ये टोक रहा है, सब कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की मेरे बराबर के बच्चे भी होंगे जिनको वो बोल रहे हैं कि नहीं तुम करो शादी, फिर तुम भी ये झेलो। तो मेरे को ये समझ नहीं आता, या तो फिर एक तरीका बता दो कि भाई जैसे अभी आपने बोला कि लिबर्टी की वजह से प्रॉब्लम्स होती है, तो या तो लिबर्टी दे लो तो प्रॉब्लम नहीं होगी, या तो वो समझ के और फिर हम शादी करें तो एक अच्छा ऑप्शन है वो। और अगर वो चीज़ नहीं पॉसिबल है तो इतना ज़रूरी क्यों है ये करना? इनफैक्ट ये जो प्रश्न है ना, इसको मैं सोच रहा हूँ कि युवाओं के लिए जब भी सत्र करना होगा ना, तो उसमें ठीक से बात करेंगे, ठीक है। करना ही है किसी दिन तो, ठीक है। तो उसको अभी बहुत डिटेल में नहीं लेता हूँ, ठीक। बट अगर देखेंगे कि होता क्या है इसमें ना, तो सामान्य रूप से जो पेरेंट्स या जो दूसरे लोग आपको इसके लिए दबाव डाल रहे हैं या कह रहे हैं ना, उनकी दोनों समस्या है। एक तरफ उनको लगता है ये ज़रूरी भी है,
एक तरफ उनको लगता है समस्या भी है। अब वो कब किसको केंद्र में रख के बोल रहे हैं, जब उनसे अपनी जिंदगी का बात पूछना शुरू करिएगा तो समस्या ऊपर उठाती है और वो बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, आपकी जिंदगी कैसे चल रही है ये अगर पूछे तो वो समस्या ऊपर उठाएगी और बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप पूछेंगे कि मेरी जिंदगी में क्या करना चाहिए, ठीक है, वो दूसरे साइड से शुरू कर देंगे। ठीक है, आप देखना इसको ऑब्जर्व करके कि होता है कि नहीं होता है। तो कठिनाई का कारण तो ये है, निवारण और उसके उपाय पर हम अभी नहीं बात करते, करेंगे, पर कारण तो एकदम क्लियर है। तो ये जो नियम की बात हम कर रहे थे ना, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम, 3 नियमों की बात है। उसमें बौद्धिक नियम को यहाँ पर हमने लिखा है असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभय। ये उसी क्रम में लिखा है हमने जिस क्रम में मानव व्यवहार दर्शन के अध्याय 13 में आपको मिल जाएगा, मानवीयता चैप्टर में। हम जो अभी चर्चा को शुरू किए हैं वो इसमें से स्नेह को केंद्र में रख के पहले से शुरू किए हुए हैं। ठीक है, उसका कारण इतना ही है कि मानव मानव की परस्परता में जीना आज का हमारा प्रमुख मुद्दा है। ठीक है, ये उसका कारण है। ठीक है, तो हमने वहां से बात को शुरू कर लिया है। अगर आप पूछेंगे कि ये क्रम क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, तो इन सारे डिटेल्स पर बात हो सकती है, कभी अवसर अनुकूलता होगी तो। और इस नियमों का फॉर्मुलेशंस किस आधार पर किया गया है, बात उस पर भी हो सकती है। लेकिन ये सब अध्ययन सत्र के मुद्दे को मान करके मैं साइड कर दे रहा हूँ। मैं तो इमीडिएटली अपने को अभ्यास पर शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर बहुत ठीक से देखेंगे ना तो इन 5 नियमों में आधार तो विद्या है। ठीक है, अस्तित्व की मूलभूत वास्तविकताओं की समझ होना वो आधार है, इसका आधार है। फिर भी इस क्रम के होने का एक निश्चित प्रयोजन है कि एक सामान्य व्यवस्था में जब चीजें चलेगी ना, उसको मैं 1-2 लाइन में बता देता हूँ, प्लीज उसको मत खींचिएगा, नहीं तो अध्ययन सत्र हमको चलाना पड़ेगा। कि एक मानवीय परंपरा में चलता हुआ बच्चा जब बड़ा होता है ना, तो अनुकरण, अनुसरण, आज्ञा पालन के फेज में गुजरते हुए ही असंग्रह और स्नेहपूर्वक जीने को सीख लेता है। और असंग्रह का अर्थ यहाँ समृद्धि है, समृद्धि है। अनुकरण, अनुसरण, आज्ञा पालन के फेज से गुजरते हुए ही वो असंग्रह स्नेह को सीख लेता है, वैसा जीने लगता है। स्नेह के आधार पर व्यवहार, समृद्धि के आधार पर सुविधाओं का सदुपयोग। उत्पादन तो कुछ ज्यादा नहीं कर रहा होगा, लेकिन सदुपयोग और सेवा सीख लेता है। जिस जगह पे आके उसको क्यों और कैसे का प्रश्न उठना शुरू होता है, उस जगह पर विद्या उसको सपोर्ट कर देती है। ठीक है, विद्या उसको सपोर्ट कर देती है। तो विद्या में अस्तित्व की वास्तविकताओं की तर्क संगत स्वीकृति से उसको ये समझ में आ जाता है कि मैंने अनुकरण, अनुसरण, आज्ञा पालन पूर्वक जो सीखा है, समझा है, वो ठीक है। अभी हमारे साथ उल्टा हो रहा है, हम बहुत सारा कचरा लेकर के आ रहे हैं। तो हम जब ये वास्तविकताओं की स्वीकृति का सारा वो सुनते हैं तो एक पूरा चक्र शुरू हो जाता है अंदर की, यार इतने दिन तक क्या किए, अब जाके क्या करेंगे, परिस्थितियां तो ऐसी बनी हुई हैं, इसमें क्या करें। ये सारे प्रश्न ही नहीं होते वहाँ तो ये है कि असंग्रह और स्नेह से उसका व्यवहार और सुविधा का सदुपयोग ठीक ही हो गया है अनुसरण, अनुकरण, आज्ञा पालन के फेज में ही। अनुशासन के फेज में जब वो प्रश्नों को पूछना शुरू करता है, तर्क संगत ढंग से उसको उस सब का आधार मिलता चला जाता है कि क्यों जो मैं जी रहा हूं वैसा जीना ठीक है। वहां से आगे फिर सरलता और अभय की यात्रा है जो की जा सकती है। ये लॉजिक समझ में आए? बहुत एक्सपेंड नहीं करता हूं समय के अभाव के कारण। इसीलिए तो हमने स्नेह से चर्चा को शुरू किया और उसके मूल में भी विद्या से चर्चा को शुरू किया है। अगर ठीक से देखेंगे ना
तो इस सत्र में आने के लिए परिचय शिविर, अध्ययन बिंदु शिविर, पुस्तकों का पठन, सार, ये सबको हमने प्री रिक्विजिट क्यों रखा? कि विद्या पर एक लेवल का काम आपका हो चुका है, तो हमने शुरू तो यहाँ विद्या से किया है, वो आपका हो चुका है, तो अब भी मेरे पास चॉइस था कि असंग्रह से शुरू करें कि स्नेह से शुरू करें। हमने उसको स्नेह से शुरू किया है, क्योंकि मानव मानव संबंध जो है हमारा, वो आज के दिन हमारी पीड़ा का भी कारण है और हमारी तृप्ति का भी वही प्रमुख आधार है। स्थिरता नहीं मिले तो समृद्धि और सुविधाओं का सदुपयोग भी बहुत नहीं हो पाता। अब मैं जो अगले, ये बताइए भैया, सेशन में 1:15 तक चला लूं, इजाजत है? तो 20 मिनट में मैं अब जो मैं करने वाला हूं ना, वो अब मैं भाव की जगह पर ही थोड़ा बारीकी से ध्यान दिला देना चाहता हूं कि क्या स्नेह है, क्या स्नेह नहीं है, उसमें किस किस तरह की मिलावटें हो सकती हैं जिसको हम भाव का ऑब्जर्वेशन करके ठीक कर सकते हैं। ये 20 मिनट हम कोई प्रश्न नहीं लेंगे, लौट करके जो भी प्रश्न होगा हम उस पर बात करेंगे। स्नेह के मूल में देखिएगा कि हम कैसे माने कि मेरा आपके प्रति स्नेह है। इसका मौलिक जगह है अगले के लिए शुभ कामना होना। अगर मैं आपके शुभ की कामना रखता हूं, शुभ की चाहना रखता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा आपके प्रति स्नेह का भाव है। अगर मैं आपके शुभ की कामना नहीं रख रहा हूं, शुभ की चाहना नहीं रख रहा हूं, तो मेरा स्नेह एक भाषा है, भाव नहीं है। शुभ की चाहना आपके लिए है, इसकी भी क्या पहचान है? तो दूसरे के सुख दुख को हम अपने सुख दुख के समान देख पाते हैं या पहचान पाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपके दुख से दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपके दुख को देख करके मुझे पहचान में आता है कि आपके दुख का क्या स्तर है और आपकी मनोदशा कैसी होती होगी, वो मुझे महसूस होता है, क्योंकि मैंने भी अपने दुख को महसूस किया है। ठीक है? इसी का पॉजिटिव साइड देखेंगे तो आपके प्रति शुभ कामना होने का मतलब है आपकी उपलब्धियों में हमको उतनी ही प्रसन्नता होती है जितनी मुझे मेरी अपनी उपलब्धि में होती है। ये सब पैरामीटर्स में लगा रहा हूं कि अब आप अपने भाव को देखना शुरू कर सकते हैं कि आपका भाव कितना प्योर है, कितना इम्प्योर है। ये सब भाव तो हमारे अंदर होता ही है, उसमें मिलावटें रहती हैं बहुत सारी। ठीक है, अब हम उन मिलावटों को धीरे धीरे भाव के लेवल पर प्यूरिफाई करने का काम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, स्नेह होने के मूल में क्षमा होना, शिकायत से मुक्त होना जरूरी है। अगर मुझे अभी भी आपकी देख करके आपकी गलतियां याद आती हैं, परेशानी याद आती है, आपने ज़िंदगी में हमारे लिए क्या क्या दुख दिया है वो याद आता है, तो हम खुद ही घायल हैं अभी। ठीक है, फिर कितना भी हम बात से कह लें कि मैंने तुमको क्षमा कर दिया, क्षमा किया नहीं है हमने। क्षमा करने का मतलब होता है हमारे अंदर शिकायत खत्म हो जाती है अगले के लिए। तो अगर शिकायत बची हुई है किसी भी रूप में अगले के लिए, तो क्षमा नहीं हुआ है, और क्षमा नहीं हुआ है तो स्नेह प्योर हो ही नहीं सकता है। क्षमा प्रीरिक्विजिट है उस स्नेह का। क्षमा करने के लिए भी जो मुख्य बात है वो ये कि हम दूसरे की गलतियों से घायल हो जाते हैं। तो मेरा अपना घाव अगर नहीं भरेगा तो हम क्षमा कर ही नहीं सकते हैं दूसरे को। हमको पैर में दर्द हो रहा है, हमको दिखाई दे रहा है कि आपके लाठी मारने के कारण हुआ है, ठीक है, तो स्नेह कैसे करेंगे? तो अपना हील होना, उसके आधार पर दूसरे की गलतियों को क्षमा कर पाना, उसके बाद दूसरों को सहयोग करने का और संबंधी मान करके निर्वाह करने का काम हो पाता है। उसके पहले ये सब भाषा है या मिक्स्ड भाव है। ठीक है,
या तो भाषा है या मिक्स्ड भाव है, मिला जुला स्वरूप है, कुछ ठीक नहीं। इसमें देखिएगा ना, क्षमा वाली जगह पर तो दो चीजें, अगर ईमानदारी से इस काम को हम करते हैं तो दो चीजें हो पाता है। दूसरों की गलतियों के लिए हम उसको क्षमा कर पाते हैं, और ये बहुत सहज है। आपने हमारा कुछ बिगाड़ने का कोशिश किया, मेरा कुछ बिगड़ा नहीं। अगर ऐसा हमको दिखने लगे या हम इतने कॉम्पिटेंट हो जाएं कि मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं हो, ठीक, तो हम क्यों नहीं क्षमा कर सकते हैं आपको, ठीक। लेकिन मेरा बिगड़ जाता है तो उस घाव को भरे बिना क्षमा भी क्या करेंगे हम आपको, कैसे करेंगे? तो अपने घाव का हीलिंग होना इंपॉर्टेंट है। वो होता है सही समझ और सही भाव को स्थिर करने से। तो अपनी हीलिंग इस आधार पर दूसरे की गलतियां हमारी स्मृति से हट जाती हैं। अभी क्या होता है कि वही गलतियां हमारी स्मृति में बैठी हुई हैं, दूसरे को देखते ही वो सारा उभर जाता है। तो दूसरों की गलतियों के लिए क्षमा कर पाना, और ऐसे ही स्वयं की गलतियों के लिए क्षमा मांग पाना। आप देखेंगे ना, अगर सचमुच हमको किसी जगह पर पता चलता है, जो दीदी थोड़ी देर पहले कह भी रही थी, कि हमारा कोई चीज़ ठीक नहीं हुआ हमसे, और आप सचमुच ईमानदारी के साथ जाकर के अगले से क्षमा मांग पाएं, अगला बहुत हील हो जाता है। और मैं इस बात को बार बार ध्यान दिलाऊंगा कि जब हम इस भाव की शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, ये मैनिपुलेशन टेक्निक की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसको मैनिपुलेशन टेक्निक की तरह लेने लगेंगे तो आपने दवा को जहर की तरह प्रयोग करना शुरू कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल तो एकदम सिंपल है कि स्वयं की गलतियों के लिए हम क्षमा मांगने जाते हैं, लेकिन वो जाते इसलिए हैं कि आपसे कुछ काम करवाना है, ठीक है। वो जाते इसलिए हैं कि अगली बार आपके हाथ से कुछ और निकलवाना है। इसमें आप देखिएगा ना, स्नेह के साथ जब हम जीते हैं ना, तो हम अपनी तरफ से आपके साथ कैसा निर्वाह कर रहे हैं, इस पर हमारा प्रधान रूप से ध्यान होता है, न कि आप मेरे साथ कैसा जी रहे हैं, इस पर मेरा प्रधान रूप से ध्यान होता है। और प्रधानता का मतलब है कि दिखेगा तो दिखेगा ही दूसरा वाला, आप कैसा जी रहे हैं इसको देखने में तो एक्सपर्टीज हमारी पहले से, लेकिन हमारे जीने का मुख्य आधार मेरा समझ होगा कि आपका आचरण होगा। सुख की परिभाषा आपने मध्यस्थ दर्शन में पढ़ी होगी, मन और वृत्ति की एक रूपता में मन में सुख है। तो अपनी वृत्ति के साथ मन की एक रूपता में सुख है ना, अपने चित्त के साथ वृत्ति की अनुरूपता में शांति है ना। जिसको भी टेक्निकल भाषा नहीं पता हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने चित्त की अनुरूपता में वृत्ति होने पे शांति है, अपने बोध की समझ की अनुरूपता में चित्त में की क्रियाएं होने पर संतोष है कि नहीं, कि बाहर से होने पे। तो ये समझ में आना जरूरी है कि हमारे निर्वाह का आधार हमारा समझ होगा कि आपका व्यवहार होगा। इतना सीधा सा प्रश्न है। वो अगर आपको समझ में आ जाता है कि हमारा समझ ही हमारे व्यवहार का आधार बनना ठीक है, तो हम ध्यान अपने समझ और अपने व्यवहार पर बना के रखेंगे कि आपके व्यवहार पर बना के रखें। हम निर्वाह कर रहे हैं कि नहीं, उसका क्या पहचान है? उसका पहचान है हम अपना जो भी हमारा हर संबंध में जीते हुए कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होता है, जिसको दायित्व और कर्तव्य कह रहे हैं ना, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होता है। उस जिम्मेदारी को स्वेच्छा और प्रसन्नता, ये दोनों शब्द तो आप जानते ही हैं, ये दोनों के साथ निर्वाह कर रहे हैं तो स्नेह है। स्वेच्छा नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, तो समझिए कि उसमें कुछ शुरू हो गया है, कुछ शुरू हो गया। स्वेच्छा, प्रसन्नता, ये निर्वाह कर भी रहे हैं, इसका पहचान कहाँ से चलेगा? हमने जानबूझ के उसका क्रम भाव, सेवा, सुविधा और ज्ञान रखा है। निर्वाह की पहली पहचान यह है
कि हमारा भाव और व्यवहार, भाव का मतलब यहाँ व्यवहार भी है, क्योंकि व्यवहार भाव को अभिव्यक्त करता है, तो हमारा भाव और व्यवहार आपके साथ ठीक रहता है, ये निर्वाह का पहला पहचान, जिसमें हमारी भाषा, मुद्रा, भंगिमा, अभिव्यक्ति, अंगहार ये सब ठीक हो जाता है, यानी हमारा एक्सप्रेशन ठीक हो जाता है। दूसरा जगह है सेवा। मैं खूब कहूँ कि मैं आपको बहुत स्नेह करता हूँ, लेकिन हम दोनों साथ रहें और पानी पीना हो, हर बार पानी लाके आप हमको दें, मैं आपको लाके देने की नहीं सोचूं, तो मेरा स्नेह आपके लिए भाषा है, भाव नहीं है। हम दोनों लोगों को सुबह उठ करके चाय पीना हो, रोज आप चाय उठ करके बनाएं और मैं भी लेटे हुए यही सोचूं कि बन करके हमको मिल जाए, ठीक, तो हमारा स्नेह भाषा है, भाव नहीं है। ऐसे ही सुविधा की जगह पर जो हमारे पास है, वो अगर हम आपके साथ शेयर करने को तत्पर और प्रस्तुत नहीं हैं, तो हमारा सब भाषा है स्नेह। ज्ञान को हमने सबसे लास्ट में इसलिए लिखा है कि कई बार ज्ञान देने के नाम पर ये जो हम सूचनाएं देते रहते हैं ना, और हम मान लेते हैं कि हम अपना जिम्मेदारी निर्वाह कर रहे हैं, इसलिए वो बाकी भाव, सेवा, सुविधा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो लूप है जिसमें फंस गए तो बहुत चक्कर खाना पड़ेगा, बहुत चक्कर खाना पड़ेगा अगर उस लूप में फंस गए तो, ठीक है। ऐसे हमने उसको प्लेस किया है, ठीक है, कि भाव, सेवा, सुविधा अगर देने की मानसिकता और तत्परता नहीं है हमारी, तो समझिए कि हम ज्ञान देने के लायक नहीं है। हम खूब कहते हैं लघु मूल्य में गुरु मूल्य जो है, लघु मूल्य गुरु मूल्य में जाके समा जाता है। हम खूब कहते हैं कि मन, तन, धन में मन की वरीयता है, मन का मतलब पूरा जीवन, फिर तन की वरीयता है, फिर धन की वरीयता है, खूब दर्शन पढ़ के हमने निकाल लिया, ठीक। लेकिन अगर हम 10 रुपया भी किसी को दे पाने की स्थिति में नहीं हैं और हम ये कहते हैं कि मैं तुमको पूरा मन दिए हुए हूँ, झूठ बोलना है, झूठ बोलना है। और कठोर लगे हम क्षमा मांग लेते हैं जी पहले। मैं आपकी समीक्षा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपनी समीक्षा कर रहा हूँ। मैं बार बार अपने को ध्यान दिला रहा हूँ ये बात कि मैं कैसा जीऊँ। मैं इस पूरे अभ्यास को कोई आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे मुद्दों को यहाँ पर फिक्स करके रख रहा हूँ कि मैं अपने जीने में इन सब को बहुत बारीकी से देख सकूं। तो अगर हम धन भी देने को तैयार नहीं है, तन का मतलब है सेवा, सेवा करने में तन लगता है, खाली धन से नहीं होता, ठीक है। आप हॉस्पिटल में भर्ती कर दें किसी को, ये सेवा नहीं है। घर आके आपको पानी देना पड़ता है, चाय देना पड़ता है, खाना देना पड़ता है, जिसमें शरीर लगता है। अगर वो करते हुए हमको बोझ समझ में आ रहा हो और हम कहें कि हम मन दिए हुए हैं आपको, झूठ है, झूठ है। अभी बहुत आसान लगता है ये कहना कि मैं तो मन दिए हुए हूँ, तन और धन नहीं भी दे रहा हूँ तो क्या। अभी बहुत आसान लगता है ये कहना कि हम ज्ञान दे रहे हैं, भाव, सेवा, सुविधा के लिए हमारे पास समय नहीं है, बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है। हमको ये समझ में आना चाहिए कि जब बड़ा काम करते हैं तो उसके साथ छोटा काम होता ही रहता है। अगर छोटा काम ही नहीं हो रहा है तो बड़ा काम कर रहे हैं, ये भ्रम है, विशुद्ध भ्रम। ये देखेंगे ना तो हम दम क्षमा के बारे में कुछ मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान से प्लेस किए हुए थे, मैं उसको हटा दे रहा हूँ अभी। क्षमा का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया कि दूसरे की गलतियों की शिकायत अगर हमारे अंदर बनी हुई है तो हम कोई क्षमा नहीं किए। क्षमा का मतलब ही होता है शिकायत खत्म हो जाना आपके लिए, और क्षमा नहीं है तो स्नेह प्योर नहीं हो सकता, मिक्स रहेगा। मिक्स तो अभी भी रहता है, मिक्स रहता है, लेकिन मिक्स स्नेह का मिक्स फल मिलेगा। ऐसे ही तो होगा ना जी। स्नेह के बारे में ये बात भी लिखी हुई है कि निर्वाह के दौरान आपके साथ जब हम कुछ निर्वाह कर रहे हैं तो अगर स्नेह का भाव रहता है ना, तो आपका शुभ, आपकी जागृति हमारे केंद्र में रहता है, ना कि हमारा अपना कोई एजेंडा या कार्यक्रम रहता है जिसको हम आपसे करवा लेना चाहते हैं।
कि नहीं? कठिन तो नहीं लग रही भाषा ना? ऐसे ही देखेंगे ना तो स्नेह के भाव का मतलब अगले को जागृति में सहयोग करना है, ना कि उसको अपने हिसाब से चला लेना है। ये जानते हैं ना अपने हिसाब से चलाना? तो हमारी जो मानसिकता बनती है ना स्नेह के भाव के साथ, वो दूसरे के सहयोग की बनती है, ना कि दूसरे को अपने हिसाब से चला लेने की बनती है। अगर चला लेने की प्रवृत्ति है ना तो स्नेह भाषा है, भाव नहीं है। ऐसे ही देखेंगे जब कभी अंतर विरोध हो ही जाए, अंतर विरोध का मतलब मुझे लग रहा है कि हम दोनों का सुख एक साथ नहीं पूरा हो सकता, ठीक है? हम दोनों का सुख एक साथ नहीं हो सकता। जैसे भोजन कम है, हम दोनों नहीं खा सकते, ठीक? पेट नहीं भर सकता। स्नेह के भाव का मतलब है हम आपको खिलाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तत्परता रखते हैं और खिला पाते हैं। आपको हम नहीं दे करके अपना सारा पेट भर लेते हैं, ये स्वार्थ दृष्टि है। और स्वार्थ दृष्टि में जीते हुए स्नेह एक भाषा है, भाव नहीं है, कि नहीं? और ये कोई इतनी बड़ी चीजें भी नहीं हैं। आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो भारत में माताएं बहुत आसानी से बच्चे को खाना खिला देती हैं, खुद भूखी रह लेती, ठीक है? बहुत सामान्य दिख जाएगा। ये शुरू होना इतना कठिन नहीं है, उसको सब जगह देख करके जी लेने का जो काम करना है ना, वहाँ थोड़ा अभ्यास और प्रयास चाहिए। लेकिन वो आधार भी देता है कि जब एक जगह हो सकता है तो सब जगह क्यों नहीं? थोड़ा दृष्टि ही तो बदलना है, थोड़ा दृष्टि ही तो बदलना है। हाँ, जैसा भी शब्द रख लें, पर हम उदाहरण इसलिए रख दिए हैं कि कोई चीज कम पड़ रही है हमको, तो हम किसकी जरूरत को ध्यान में रखते हैं? कम से कम ये होने की जरूरत है कि दोनों आधा आधा ले सकें, दोनों की जरूरत का बराबर ध्यान रख सकें। ये कम से कम जगह है। बेहतर जगह यह है कि दूसरे का ज्यादा ध्यान रख सके। और आप बहुत सरल ढंग से देखेंगे ना, ये कोई ऐसा भी नहीं है जिनके साथ आपको मैत्री में भी बहुत स्नेह हो जाता है, ठीक है? जीते हुए अच्छा लगने लगता है, वहां अगले को दे करके हमको सुख मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है, बोझ नहीं लगता है। मैं बार बार जो पति पत्नी शादी करते हैं ना, उनको ये जांच परख के लिए देता रहता हूँ कि ये दूसरे के लिए काम करने में, ठीक है, जो शादी के पहले तुम दौड़ भाग करके करने को तैयार रहते थे, ठीक है, वो अगर कम होता जा रहा है ना, तो समझो कि तुम्हारा स्नेह नहीं है, ठीक है? क्योंकि स्नेह का भाव अगर बना रहेगा तो हमारी जीने की निष्ठा और तत्परता दिखेगी ना जी। और जब भी वो स्नेह भले मोह मिश्रित रहता हो, मोह मिश्रित ही रहता हो, वो राग मिश्रित ही रहता हो, लेकिन जब भी वो स्नेह रहता है ना, राग मिश्रित ही सही, दूसरे के लिए करके हमको खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। और जैसे जैसे वो स्नेह कम होता जाता है, हम हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं कि घर की कुछ जिम्मेदारी तुम भी तो लो यार, इतना कैसे चलेगा। निश्चित रूप से स्नेह का भाव है तो अब आप इतने सारे डिस्क्रिप्शन से ये बात समझ गए होंगे कि वहाँ विरोध का, द्वेष का, घृणा का, ईर्ष्या का, प्रतिस्पर्धा का कोई जगह ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं। और हर बार आप अपने में पलट करके देखिए कि ये भाव आप चाहते हैं कि नहीं चाहते। ये आपके ऊपर कोई जबरदस्ती थोपने वाला क्रियाकलाप नहीं है। इनफैक्ट पूरे शिक्षा संस्कार की प्रक्रिया को देखेंगे ना, तो ये शिक्षा संस्कार की प्रक्रिया बाहर से किसी अच्छाई को आपके ऊपर लादने की प्रक्रिया नहीं है। ये जो अच्छा आप होना ही चाहते हैं उसमें फैसिलिटेट करने की प्रक्रिया है। तो ये जो गुरु शिष्य संबंध में इतना अंतर विरोध दिखता है कई बार, और लगता है कि कैसे अनुशासन चलेगा और कैसे बाकी सारी चीजें चलेगी और इन गधों को तो कुछ सिखाना ही पड़ेगा। अगर हम ठीक ढंग से देखेंगे तो जैसा एक बच्चा मौलिक रूप में होना ही चाहता है, ठीक,
उसमें शिक्षा एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, एक फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रही है, एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर रही है। इस दृष्टि से शिक्षा को देखेंगे और थोड़ा भी करेंगे तो हर बार बच्चे को वो सपोर्ट दिखेगा और फिर कृतज्ञता मार के नहीं लानी पड़ेगी, कह के नहीं लानी पड़ेगी, स्वाभाविक रूप से वो कृतज्ञता आएगी, वो श्रेष्ठता उसको हम में दिखाई देगी, स्वाभाविक रूप से गौरव का भाव आएगा। तो देखिए अब मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ एक ही लाइन में कि गौरव के भाव को अगर अपने में विकसित करना है तो दूसरे की श्रेष्ठता पर, अच्छाइयों पर, सद्गुणों पर अपने ध्यान को बनाए रखने का अभ्यास करना पड़ेगा। अब आप खुद से इस अभ्यास को डिजाइन कर सकते हैं कि स्मृति की जगह पर क्या रखेंगे, दूसरे में अच्छाइयों को देखने के काम को। भाव की जगह पर क्या उपलब्धि में आएगा, गौरव। विचार में क्या आएगा, गौरव को कैसे अभिव्यक्त करेंगे। व्यवहार में क्या आएगा, उसकी अभिव्यक्ति का जो भी तरीका होगा वो आएगा, जो भी उस समय का समाज स्वीकृत प्रचलित हमारा तरीका होगा वो उभर के आएगा कि नहीं। एक एक भाव के लिए आप स्वयं ही इस अभ्यास को डिजाइन कर सकते हैं। जिस भाव की अभी हमको वरीयता में अभ्यास करने की जरूरत लग रही हो उसको डिजाइन कर लें। मैं तो कहता हूं एक भाव के अभ्यास को 1 महीने में भी साध लें, 6 महीने में भी साध लें, देर नहीं है। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में सब हो जाएगा। जो नए जुड़े होंगे उनको शायद लग सकता है कि 10 साल ज़्यादा है, लेकिन जो 10 साल 20 साल से जुड़े हुए होंगे उनको ये समझ में आता होगा कि 10 साल में भी हो जाए तो देर नहीं है। क्यों? तो इतना हड़बड़ी का भी जरूरत नहीं है साधने के लिए। 1-2 बातें मैं और ब्रेक के पहले कर देता हूं। फंडामेंटल सिद्धांत तो एक जैसे ही हैं, दायित्व करते तो मोटा मोटा एक जैसे हैं। एक भी संबंध को ढंग से समझ लिया, निर्वाह कर लिया तो बाकी भी कर पाएंगे। इसलिए बिना शादी के आप इतना पति पत्नी में बारीकी से बोल पाते हैं। तो ये जो स्नेह पर है, मैं चाह रहा हूँ इस पे सवाल जवाब लंच के बाद खूब अलाउड है ना? हाँ खूब, क्योंकि ये बहुत ही गजब बारीकी से आपने लिखा है और इस पर ये भी ध्यान चला जाए तो मैं कह रहा हूँ आप सही कह रहे हैं, जिंदगी बदल जाएगी जिंदगी। खूब प्रश्नों को मैं खुला छोड़ूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ वो मटेरियल तो दे दूं जिस पर आप सोचना शुरू करें और लौट के पूछ लें। स्नेह का जो सबसे नजदीकी दुश्मन है ना, दूर का जो दुश्मन है वो तो द्वेष है। हम कहते हैं द्वेष हटाओ स्नेह लाओ, ठीक। लेकिन स्नेह का जो नजदीकी दुश्मन है, नजदीकी का मतलब जो पास रह करके दुश्मन की तरह काम करता रहता है, ठीक है। एक तो होता है कि भाई अपोनेंट साइड में ही खड़ा है, एक है कि साथ में खड़ा है और फिर भी टांग खींच रहा, ठीक है। वो एक समय में सरकार थी ना, वो कई दलों की बनी हुई, नरसिम्हा राव के समय में वो इंद्र कुमार गुजराल उस समय वो थे, उसके ठीक बाद पीएम थे ना। तो किसी पार्टी के बारे में उसने कहा कि आप, उससे पूछा आप सरकार में हैं कि विपक्ष में, तो कहा आई एम सपोर्टिंग इट फ्रॉम आउटसाइड, मैं बाहर रह के उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। जिसका मतलब होता है आप सरकार को समर्थन तो देते हैं, मंत्री पद और बाकी चीज़ें नहीं लेते। दूसरे से पूछा आपका क्या हालत है, कहा आई एम अपोजिंग इट फ्रॉम इनसाइड। मैं अंदर रह के जो है ना उसको धक्का मार रहा हूँ। तो ये जो नज़दीकी दुश्मन है ना, ये वो है जो पास रह करके छुपा रहता है, उसमें वो मोह है। मोह का मतलब है किसी के साथ अधिक जुड़ जाना, अधिक जुड़ जाना, अधिक जुड़ जाना, निश्चित अच्छी दूरी से कम हो जाना। वो ट्रकों के पीछे लिखा रहता है उचित निश्चित दूरी बनाए रखें, उससे कम हो जाने को मोह कह रहे हैं, राग कह रहे हैं। मैं इसका डिटेल डिस्कशन के बदले एक ही चीज बताऊंगा कि ये मोह या राग कुछ भी होगा ना, ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। बस आप एक सिद्धांत का पालन कर लें, वो ये कि किसी एक व्यक्ति के साथ
जो आपको स्नेह के नाम पर समझ में आ रहा हो कि ये स्नेह है, और मान लीजिए कि वो राग मिश्रित है, आप सिर्फ दो काम करिए। एक ये कि उस व्यक्ति के साथ हर समय उस भाव में बने रहने का काम करिए, ठीक है। दूसरा, हर व्यक्ति के साथ उसी भाव में बने रहने का काम करिए, ठीक है। उसमें जितना ऊपर नीचे होगा ना, वो अपने आप राउंड ऑफ हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि मैं मोह की बहुत डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं कि मोह क्या है, ठीक कैसे होगा, सीधा उस पर बात कर दे रहा हूं। तो अगर हमारे अंदर मोह है और हमको लगता है कि नहीं ये तो स्नेह ही है, ठीक, और है वो वास्तव में मोह मिला हुआ, तो उसका उपाय एकदम सिंपल है कि मान लीजिए अभी मैं इनके साथ जी रहा हूं जिस भाव से, उसका नाम मैं स्नेह पहचान रहा हूं, इस भाव को निरंतरता में आपके साथ बना करके रखें। अभी क्या होता है, थोड़ी देर आपको हम बहुत गले लगाते हैं, थोड़ी देर के बाद लात मार देते हैं, ठीक। ये भाव की निरंतरता बनी रह सके किसी एक व्यक्ति के साथ हर समय, जो भी एक्सेस होगा ना वो घिस घिसा के बराबर हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही एक व्यक्ति के साथ जिस भाव से हम जी रहे हैं, पूरे समय भी जी रहे हैं, और हो सकता है उसमें मोह मिश्रित हो, जिन जिन लोगों के संपर्क में आप आते हैं, संबंध में और फिर संपर्क में, उन सब लोगों के साथ उसी भाव से जीने के काम को करें। जी, मोह मिश्रित स्नेह आएगा निश्चित रूप से, जो अभी की हालत है उसमें, तभी तो हम इतना बात कर रहे हैं अपना पराया की दीवार तोड़ने का। जी, मोह मिश्रित है, मैं इतना तो जरूर कहूंगा। स्नेह नहीं है, मैं ऐसा भाषा नहीं प्रयोग करूंगा, मैं कहूंगा मोह मिश्रित है, मोह मिला हुआ है, इम्प्योरिटी मिली हुई है। पानी तो है, गंदा पानी है, साफ नहीं है। पानी नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूं, पानी है, गंदगी मिला हुआ है। कभी कभी वो तलहटी में नीचे बैठ जाता है तो साफ दिखने लगता है, ठीक है, लेकिन वो पूरा हट जाए उसका उपाय मैं बता दे रहा हूं। और ये बात भी बार बार होती रहती है, ट्रेडिशन से भी ये सवाल उठता है, दर्शन में भी जुड़ के ये सवाल उठता है कि संबंध जो है ये बंधन है कि जागृति में सहयोगी है। कुछ परंपराएं हैं जो संबंध को बंधन की तरह देखती। मेरा इतने दिनों का निष्कर्ष ये कहता है कि संबंध को अगर आप जिम्मेदारी की जगह से देखते हैं, जिम्मेदारी का मतलब है अपनी ओर से उसमें क्या भाव बनता है, क्या भाव अपेक्षित है, उसका निर्वाह करने पर ध्यान, अपनी ओर से क्या दायित्व कर्तव्य बनता है उसका निर्वाह करने पर ध्यान, तो ये संबंध जागृति में सहायक हो जाता है, सहयोगी हो जाता है, सीढ़ी बन जाता है, हमको हर रोज ऊपर उठाता है। इसी संबंध को अगर अपेक्षा की जगह से देखना शुरू कर देंगे, जिसका मतलब है कि दूसरे मेरे साथ ठीक भाव दे रहे हैं कि नहीं, दूसरा उन दायित्व कर्तव्य को पूरा कर रहा है कि नहीं, दूसरा उन अपेक्षाओं का निर्वाह कर रहा है कि नहीं, तो यही संबंध बंधन बन जाते हैं, बंधन बन जाते हैं। और निश्चित रूप से इस पूरी प्रक्रिया को करते हैं तो ईमानदारी पूर्ण निरीक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इनफैक्ट क्षमा के लिए ना एक और जो सामान्य सिद्धांत हम कई बार अपने लिए प्रयोग करते हैं, वो क्षमा अगर किसी को करना कठिन पड़ रहा हो तो क्या बात देखें तो क्षमा बहुत स्वाभाविक हो जाए। मैं एक बहुत सरल सिद्धांत प्रयोग करता हूँ जो मैं पिछले दिन भी कह रहा था, लेकिन मैं उसको ध्यान दिला देता हूँ कि अस्तित्व का प्रकटन क्रम देखेंगे ना तो ऐसा ही है कि पदार्थावस्था है, फिर प्राणावस्था है, फिर जीवावस्था है, फिर भ्रमित मानव है, जिसको पशु मानव, राक्षस मानव हम कहते हैं टेक्निकल भाषा में, ठीक है, यानी नासमझ मानव जो गलती और अपराध कर रहा है, अमानवीय मानव, फिर मानव है, फिर देव मानव है, फिर दिव्य मानव है। तो आज के दिन हम अगर मानवीयता में जी रहे हैं या मानवीयता के करीब आ गए हैं, जिसका मतलब है हम अपनी तरफ से अच्छा जीने का काम कर रहे हैं, तो हम भी पहले वो सारे कुकर्म करके ही गुजरे हैं जो सामने वाला आज कर रहा है, और हमारे उन कुकर्मों को किसी ने झेला है, झेला ही होगा ना जी, अगर हम मानते हैं कि अस्तित्व की ये दिशा है। तो जो नहीं मानता हो उसको अध्ययन सत्र में आके तर्क करना पड़ेगा।
लेकिन जो मानता है कि ये विकास का यही क्रम है, उसको ये बात बहुत साफ हो जाती है कि हम ये सब गलती और अपराध करके ही आए हैं, अगला हमसे पीछे उसको कर रहा है। ठीक है, क्षमा नहीं आएगा तो क्या आएगा? कोई कारण ही नहीं बनता है फिर वो करने का। जी हमको पता ही है कि वही सब हम भी करके आए। तो हर दिव्य मानव का जो अतीत है ना, वो अमानवीयता से होके ही गुजरा है, और हर अमानव का जो भविष्य है वो अंततो गत्वा दिव्य मानवीयता है। ये दोनों छोर इतना जुड़ा हुआ है, इतना जुड़ा हुआ है। हम जो कई बार क्षमा नहीं कर पाते हैं ना, वो इसलिए कि हम कहीं ना कहीं अपने को बहुत विशेष मानते हैं, विशेष मानते हैं। हमको समझ में एक बार आने लगे कि हर आदमी उसी ढर्रे से गुजर रहा है। जी ठीक है, कोई हमसे आगे खड़ा है, कोई हमसे पीछे खड़ा है, कर सब वही प्रक्रिया से गुजर करके आ रहे हैं। इसमें स्नेह क्या नहीं है के संदर्भ में भी मैं 5 मिनट में कुछ बातों को कर देता हूं। स्नेह का तात्पर्य दूसरों की कमियों से आंख मूंदना नहीं है, ठीक है, किंतु दूसरों की कमियों से स्वयं अप्रभावित रहते हुए दूसरे को अधिकतम सहयोग कर पाना है। अप्रभावित रहने का मतलब है कि वो कमी के कारण मेरा भाव खराब नहीं होता, मेरा विचार खराब नहीं होता, और पॉजिटिव भाषा में कहूँ तो मेरा स्नेह का भाव यथावत बना रहता है। विचार में समाधान पूर्वक हम सहयोग कैसे कर सकें, इस अर्थ में विचार चलता रहता है। तो यही लिखा है कि प्रभावित हो जाने पर हम खुद ही सामान्य नहीं रह पाते, ठीक है, और जब हम खुद सामान्य नहीं हैं तो हम दूसरे के साथ क्या करेंगे। ऐसे ही ये स्नेह का अंततोगत्वा जिस अभ्यास को मैं कह रहा हूं ना, इसको अगर हर मानव के लिए हर स्थिति में कर लिए, उसी को अनकंडीशनल लव कहते हैं। इनफैक्ट अभी आप देखेंगे ना कि हमारा स्नेह फैलता क्यों नहीं है, हर तक क्यों नहीं पहुंचता है, उसका कारण आपको दिखेगा कि हमने स्नेह करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन लगा रखा है, कोई ना कोई शर्त लगा रखा है। मेरा बेटा होगा तो स्नेह करेंगे, मेरी पत्नी होगी तो स्नेह करेंगे, मेरे साथ स्नेह करेगा तो स्नेह करेंगे, कम से कम स्नेह नहीं करे, द्वेष नहीं करेगा तब हम स्नेह करेंगे। अच्छा द्वेष कर ले, इतना भर करे तो करेंगे, इससे ज़्यादा करे तो नहीं करेंगे, गाली दे दे वहाँ तक तो सह लेंगे, थप्पड़ मारे तो नहीं सहेंगे। ठीक है, हम सहने का मतलब कोई उसको थप्पड़ मारने के लिए नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं स्नेह के भाव को बनाए रखते हुए उपाय ढूंढेंगे या स्नेह के भाव को ही उखाड़ के फेंक देंगे। ठीक है, हम इतना ही बात कह रहे हैं, ठीक है, उपाय पर करेंगे ना बात। तो अनकंडीशनल लव का तात्पर्य देखेंगे ना, तो दूसरे की गलतियों या बुराइयों को समर्थन देना नहीं है, उसके आंख मूंद लेना नहीं है, उसको नेग्लेक्ट करना नहीं है, बल्कि वह चाहे जहां भी खड़ा है उसको वैसा अपने संबंधी के रूप में स्वीकार करके और सहयोग के लिए तत्पर रहना है। ठीक है, 2 मिनट और है, मैं 2 बातों को और कर दूं। सभी के साथ एक सा स्नेह का तात्पर्य सभी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं है। ठीक है, सभी के साथ स्नेह का मतलब सभी के साथ एक सा व्यवहार नहीं है। फिर क्या है उसका मतलब? उसका मतलब है जैसी पूरकता अगले की होगी वैसा निर्वाह करेंगे। माँ 2 बच्चे को स्नेह करती है और खाना खिलाती है, ऐसा थोड़ी करेगी कि दोनों को 4-4 रोटी खिलाएगी। जिसको 2 की पेट भरने के आए हुए उसको 2 खिलाएगी, जिसको 5 का जरूरत है 5 खिलाएगी। तो क्या आप ऐसा कहेंगे कि जिसको 5 रोटी खिला रही है माँ उसको ज़्यादा स्नेह करती है और 2 वाले को कम करती? तो समान स्नेह का मतलब समान व्यवहार नहीं है। और जो आखिरी बात मैं कह रहा हूँ कि स्नेह इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लौट करके तुम भी हमारे साथ स्नेह करोगे। ठीक है, स्नेह इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लौट करके तुम हमारा बहुत सारा सहयोग कर दोगे। स्नेह हम इसलिए कर रहे हैं कि स्नेह ही संबंध में जीने की मेरी मौलिकता है। स्नेह हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको समझ में आया है कि मानव मानव संबंध में ऐसा जीना ही मेरे जीने का स्वरूप है। स्नेह हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको दिखाई देता है कि स्नेह में जीने में ही मेरा सुख है।
तो मैंने एक तरफ से अपनी बातों को पूरा कर दिया है। जितने भी प्रश्न होंगे हम आराम से उस पर बात करेंगे। 1:30 बज गया है, हम 3 बजे तक के लिए ब्रेक ले लेते हैं। 3 बजे हम वापस मिल रहे हैं और फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे 2 चीज़ों से। सबसे पहले जो आपने सूचना के रूप में सुना है, कुछ लोगों से उसको सुनने का काम करेंगे और फिर प्रश्नों को खुला करेंगे।